Hello, friends. Welcome to An Academy. This is me, Dr. Siddharth Arora. And friends, this is the final, absolute, ultimate session of NCERT Class 12 Summaries. हमने ये NCERT Class 12 Summaries इस बेसिस पे की थी, इस इरादे से की थी कि आपको कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स जब आप बुक पढ़ोगे तो आपको समझने में कोई कठिनाई ना आए। मैंने इसको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पिछले कुछ सारे वीडियोस में किया है। अब जो टॉपिक है वो एक दूसरे से इतनी अच्छी तरह से इंटर रिलेटेड है कि उसको स्प्लिट करना मुझे ठीक नहीं लगा। सो दिस मे बी दैट वीडियो दैट विल टेक this entire series to a logical conclusion, and we will complete NCERT class 12 summary for contemporary world politics। तो आपको शायद एक ज़्यादा एवरेज से लंबी क्लास का आपके सामने एक एग्जाम्पल होगा, लेकिन ये ज़रूरी भी था बिकॉज एज ए सेड ये टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड है और मैं नहीं चाहता कि ये टॉपिक्स आप स्प्लिट करके या फिर अलग अलग पढ़ो, फिर वो इंटरकनेक्शन होती नहीं, फिर फायदा होता नहीं एग्जाम में। आई डोंट वांट यू टू स्टडी लाइक दिस। तो एनसीईआरटी क्लास 12 की समरी है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड बुक्स पॉलिटिक्स की बुक है, पीडीएफ मिल जाता है, ऑनलाइन मिल जाता है, ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाता है। बुक पढ़नी है बुक पढ़ लो, मेरे ख्याल से सब लोगों को हाथ में बुक हो जाएगी तो विल बी बेटर। एनसीईआरटी एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी हुई किताब है, तुम्हें इसको समराइज करना आना चाहिए। आई थिंक यू शुड बी हैविंग द बुक एट योर वेरी क्लोज प्रॉक्सिमिटी एट ऑल टाइम्स जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे फिर वो आप 6 की एनसीईआरटी लो या 7 की एनसीईआरटी लो या 8 की एनसीईआरटी लो या 9th की लो या 10th की लो या 11th की लो या 12th की लो, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। एनसीईआरटी बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी हुई बुक है और मैं चाहूंगा कि तुम इस बुक को अच्छे से पढ़ लो। तो लास्ट ऑफ द सेशंस ऑफ एनसीईआरटी क्लास 12, और इस सेशन के अंत पे मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इस बुक को एक लॉजिकल कंक्लूजन तक समझने में कोई खास दिक्कत नहीं होगी। सो आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा। अन अकेडमी की दुनिया में मुझे मेरे कोड सेट लाइव SIDLIVE के नाम से जाना जाता है। ये कोड आपने याद रखना है जब भी आप कोई प्लस क्लासेस लीजिए, जब भी आप कोई आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लीजिए, जब भी आप कोई ऑप्शनल सब्सक्रिप्शन लीजिए ऑन अन अकेडमी, प्लीज यूटिलाइज द कोड सेट लाइव SIDLIVE का कोड यूज करो, तुम टीम सेट लाइव का पार्ट बन जाओगे, इमीडिएट 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा और उस टाइम पे कोई ऑफर चल रहा होगा तो उससे भी ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू, मिस मत करना। कोड का नाम है SIDLIVE सेट लाइव, इसको यूज करो, ये स्पेशल कोड है। और ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें मुझे कोई भी अपडेटेड नॉलेज ऑफ पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को पॉज करके तुम इस लिंक को कॉपी पेस्ट कर लो या फिर कॉपी कर लो और यूज कर लो। और अगर तुम बाय चांस मोबाइल पर ही नहीं देख रहा हूं, तुम्हारे हाथ में मोबाइल कैमरा अवेलेबल है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बिकॉज इस कोड को आप स्कैन करोगे तो भी आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। So there are a variety of opportunities. We are on An Academy, the largest online learning platform in India with the best educators from all over India on one platform। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपने सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रीलिम से लेकर मेंस तक, मेंस से लेकर ऑप्शनल तक, सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट टीचर्स आर प्रेजेंट ऑन अन अकेडमी। सो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और ये हमने 24 नवंबर से एक ब्रांड न्यू कोर्स लॉन्च किया विच इज अ बाइलिंगुअल कोर्स, राइट। और इस बाइलिंगुअल कोर्स का जरूर फायदा उठाइए। 24 नवंबर से ये स्टार्ट होगा और हो चुका है एक्चुअली, तो एक दो क्लासेस ही हुई है। आई एम श्योर यू विल गेट अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी अगर आप इसको ज्वाइन कर लो तो। उसी तरह से अगर आप केवल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो भी आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। एक्सपेडिशन बैच नाम है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपने सिर्फ कोड यूज करना है सेड लाइव। अगर आपके पास मनी की बहुत प्रॉब्लम है, डोंट वरी, अन अकेडमी आपका साथ देगा टिल द लास्ट डे ऑफ योर प्रिपरेशन। मैं बार बार आपको यही बात बोलता हूँ, 0% ईएमआई पर 0% ईएमआई पर कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने कोर्स 0% ईएमआई पर तुमको ऑफर करती है? बिकॉज हमारा एक ही उद्देश्य है, टू गिव यू अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। अपना करियर बनाओ, यूर अ वाइज गैंग ऑफ स्टूडेंट्स, टेक अ वाइज डिसीजन बट टेक इट नाउ। सो हम लोग कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, और इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में
हमने बहुत सारे चैप्टर्स किए, राइट। अब मैं फिर बोल रहा हूँ, अब तो वो समय आ ही गया जब आप इस पुस्तक को अपने हाथ में ले लो और समझ लो कि हाँ यार इस पुस्तक में क्या क्या पूछा जाने वाला है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। हमने क्या स्टार्ट किया था? हमने स्टार्ट किया था इस पूरी कहानी को कोल्ड वॉर एरा से। कोल्ड वॉर 1945 के वर्ल्ड वॉर टू के बाद एक्चुअली सही मायनों में जिसको हम टेक्निकली कोल्ड वॉर बोलते हैं वो वहां से स्टार्ट हुआ। दुनिया दो भागों में डिवाइड हो गई इन टर्म्स ऑफ पावर पॉलिटिक्स। एक यूएसए लेड था, एक यूएसएसआर लेड था। ये सब कहानी तुम्हें पहले मैंने बता दी है। दोनों के बीच में वन अपमैनशिप स्टार्ट हो गई, आर्म्स रेस स्टार्ट हो गया, राइट। मैं हर क्लास में ये एक एक बार 2 मिनट में समराइज कर देता हूँ ताकि तुम्हें कनेक्शन होता जाए। इस आर्म्स रेस की वजह से दुनिया दो भागों में डिवाइड हो गई, उसे बाइपोलैरिटी बोलते हैं। इंडिया ने सोचा कि हम इस बाइपोलैरिटी, हम इस आर्म स्ट्रगल के बीच में क्यों हम नहीं ज्वाइन करते ना, हमारी मर्जी हम नहीं ज्वाइन करें। तो हमने एक नया ही रास्ता इख्तियार किया, उसको बोला गया नॉन अलाइन मूवमेंट। लेकिन ऐसा नहीं था कि नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब न्यूट्रलिटी था। नॉन अलाइन मूवमेंट एक तीसरा रास्ता था, डिफरेंट वे, एक ऑल्टरनेटिव मेथड कि ना हमें इस आर्म्स रेस, इस भाग दौड़, इस वन अपमैनशिप में भागीदारी नहीं बनना। तो नेहरूवियन पॉलिटिक्स एक अलग ही रास्ते पे थी, जो कि एनसीईआरटी का अगर तुम चैप्टर 1 ये वाला कोल्ड वॉर एरा पढ़ोगे तो उसमें 2 पैराग्राफ मिलेंगे तुमको। और वो 2 पैराग्राफ में ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन ये किया हुआ है कि नेहरूवियन पॉलिटिक्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बहुत वाइज था। उसमें बड़ा स्मार्टली हमने प्ले किया। हमने अपने आप को एक इंटरनेशनल कैरेक्टर दिया, हमारा एक अलग रोल प्ले हुआ। हम किसी के stooge नहीं कहलाए, हम किसी के चमचे नहीं कहलाए। ऑन द अदर हैंड हम एक तरह से एक सुपर पावर को दूसरे सुपर पावर के अगेंस्ट प्ले भी करते रहे, ऐसा एनसीईआरटी में बोला गया। और एनसीईआरटी में जो बोला गया है ना वही परम सत्य है, एटलीस्ट विद रिगार्ड्स टू यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। तो ये परम सत्य को फॉलो करना स्टार्ट करो। तो तुम्हारा व्यू कुछ और भी हो सकता है, मेरा कुछ और भी हो सकता है, किसी और प्राणी का कोई और भी हो सकता है। जो व्यू यूपीएससी को चाहिए वो सरकारी चाहिए, और सरकारी बुक इज एनसीईआरटी। तो अगर ये व्यू अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है उससे हमें कोई क्या फर्क पड़ने वाला है। तुम्हें एग्जाम पास करनी है, तुमको ये व्यू मालूम होना चाहिए। इंटरनेशनल रिलेशन ज्यादातर व्यूज का खेल है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ सही या गलत नहीं होता, व्यूज होते। रशिया के लिए यूक्रेन विलेन है, यूक्रेन के लिए रशियन विलेन है। तो ये सिचुएशन है ऐसा, आपको जो व्यूज होना चाहिए। तो अगर तुम यूक्रेन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दे रहे हो, भगवान जाने ऐसा कुछ होता भी है कि नहीं, लेकिन दोगे और उसमें वहां पे लिख कर आओगे कि रशिया जो कर रहा है ठीक ही कर रहा है, तो तुम पक्का फेल हो जाओगे। एंड वाइस वर्सा, अगर तुमने रशिया में ऐसा कुछ उल्टा सीधे लिख दिया तो फिर पता नहीं क्या होगा तुम्हारे साथ। सो बहुत सोच समझ के एग्जाम दिया करो, इसलिए एनसीईआरटी बहुत अच्छी बुक है। यहाँ तक हमने पढ़ा बाइपोलैरिटी में। बाइपोलैरिटी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पे मिले। हमें क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मिल गया, हमको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस मिल गया, फिर हमको कोरिया वॉर समझ में आ गया, फिर हमको वियतनाम भी समझ में आ गया। ओके, ये हमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई। लेकिन किसको पता था कि ऐसा भी एक दिन आएगा, क्या दिन आया, कि यूएसएसआर ही कोलैप्स हो जाएगा। 1980 ये सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो गया। तो जो एनसीईआरटी है वो बहुत अच्छी तरह से कनेक्ट करता है, बिल्कुल स्टोरी की तरह जाता है। तो बर्लिन वॉल 1989 में कोलैप्स हो गया। बर्लिन वॉल कोल्ड वॉर का एक वो होता है ना, सिंबल हो गया था। जब बर्लिन वॉल कोलैप्स हुआ 1989 में, ये हुआ 1990 में, ऐसा हर महीने एक एक करके ईस्टर्न यूरोप के एक एक कंट्री रेजीम चेंज करती रही। कम्युनिज्म धीरे 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 जाने लग गया। और एक ऐसा दिन आ गया जब 1991 में किसी को सोचा भी नहीं था, ऐसे किसी ने भी सपने में भी, कि द माइटी यूएसएसआर कोलैप्स कर जाएगा। यूएसएसआर, तो रशियन एम्पायर, अचानक कोलैप्स कर गया। रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बन गया। ओके, रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बन गया। तो यूएसएसआर के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे वो रशिया के पास चले गए। यूएसएसआर ने जो जो ट्रीटीज किए थे, जो जो संधियां की थी, वो जाके रशिया के पास चले गए। बाकी जो स्टेट्स बने उनको बोला गया कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, सीआईएस। उन्होंने उठा उठा के अपने एक एग्रीमेंट कर दिया, बुडापेस्ट एग्रीमेंट। ओके, कि भैया तुम रख लो अपने न्यूक्लियर वेपन्स। यूक्रेन आजकल वही सोच सोच के रोता है कि क्यों दे दिए थे हमने। जो मर्जी बात है, जो हो गया सो हो गया, चिड़िया चुग गई खेत। ओके, इंटरनेशनल रिलेशन में ओके, जो हो गया सो हो गया। अब तुम इस पर सिर्फ शॉर्ट नोट ही लिख सकते हो। यूक्रेन ने भी अपना सारा का सारा न्यूक्लियर स्टॉक पाइल उठाकर रशिया को दे दिया, बोला तुम संभाल ले। तो वो अच्छा है कि बुरा, ये सब हमारा काम नहीं है। हमारा काम फैक्ट्स प्लेस करना है, और जो अच्छे समझदार पढ़े लिखे
चैंपियंस एक्सपर्ट्स है, एनसीईआरटी बुक्स है, उनके व्यूज को अच्छी तरह से पोर्ट्रे करके मिडल ऑफ द रोड में रहकर एग्जाम क्रैक करनी है। ये हमारा कार्य है। अपने विचार व्यक्त करना है तो कुछ और फील्ड में चले जाओ। यहाँ पर आपको प्योर ऑथेंटिक सिस्टमैटिक आंसर लिखना आना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक हुआ एंड ऑफ बाइपोलरिटी। यूएसएसआर चला गया, बट यूएसएसआर चला जाने के तो हम क्यों पढ़ रहे? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट पढ़ रहे। यूएसएसआर इंडिया का बिगेस्ट एलाय था। बिगेस्ट, ऑलराइट। एलाय क्या था? हम लोग भाई थे, हम लोग दोस्त थे, जो रिश्तेदार थे हम लोग, मतलब बड़े भाई वाला रिश्ता निभाया हमारे साथ। यूएसएसआर के साथ हमारा एक स्ट्रैटेजिक एग्रीमेंट भी चल रही थी, जो मैडम इंदिरा गांधी के समय ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप पीस एंड कोऑपरेशन नाम से फेमस हुई थी। बड़ी जबरदस्त था। इंडिया का 70-80% ज्यादा भी शायद, ओके, जो मिलिट्री हार्डवेयर था, आर्मी नेवी एयरफोर्स का, ये सारा का सारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली यूएसएसआर बेस्ड था। यूएसएसआर हमें हर जगह डिप्लोमेटिकली मदद करता था। अमेरिका हमारे खिलाफ मूव करता था एक कोई रेजोल्यूशन इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल कि भैया इनके खिलाफ ये कर दो। उन्होंने ट्राई किया था, जब हमने गोवा लिबरेट करवाया तब उन्होंने ट्राई किया, 71 के वॉर में तब उन्होंने ट्राई किया। यूएसएसआर ने कभी होने ही नहीं दिया। और न्यूयॉर्क यानी कि यूएसए इतना जलते थे, इतना परेशान होते थे कि यार ये लोग हद हो गए यार, यूएसएसआर इनको कुछ होने भी नहीं देता, क्योंकि वो उन दिनों पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट करते थे, अमेरिकन। तो ये सिचुएशन ऐसी थी। अब लेकिन हमारा दोस्त चला गया, यूएसएसआर चला गया। हमारा इकोनॉमिक सपोर्ट जो कि हमें रूपी रूबल अरेंजमेंट में करता था, हमारा डिप्लोमेटिक सपोर्ट, हमारा मॉरल सपोर्ट, कश्मीर इशू पे हमेशा यूएसएसआर ने हमारा हमेशा सपोर्ट दिया, मिलिट्री सपोर्ट, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, okay, जितने क्रायोजेनिक इंजन, न्यूक्लियर, स्पेस, ये सारी की सारी चीजें एक ही जगह से आ रही थी। जब ये चली गई तो हम अचानक अकेले पड़ गए। और ये इफेक्ट हम लोग जो पढ़ रहे हैं, इसका एक इफेक्ट यूएसए पर पड़ा, जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं, जिसको बोलते हैं वर्चस्व बन गया, हेजेमनी बन गई। जब बाइपोलैरिटी खत्म हो गई तो उम्मीद ये थी, ऐसे उम्मीद तो क्या थी, ओके, बाइपोलैरिटी खत्म हो गई, यूएसएसआर चला गया, तो उम्मीद ये थी कि शायद ऐसी दुनिया बन जाएगी जहां कोई पोल ही नहीं होगा, जहां कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर ही नहीं होगी, सब जगह पावर होगी, सब धीरे धीरे अपनी अपनी जीवन काट रहे होंगे। ऐसा नहीं हुआ। यूएसए ने इस मौके का फायदा उठाया और उसने वन पॉइंट एजेंडा बना दिया कि सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर उनकी होगी। और उस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर को ये शब्द बोलते हैं। मुझे पता नहीं तुम्हारे पास स्क्रीनशॉट्स तुम्हें दिखते हैं कि नहीं, अगर तुम मोबाइल पे पढ़ रहे हो तो शायद तुम्हारी आंखें दिखा नहीं दे रहे होंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट टू स्क्रीनशॉट पर बता रहा हूँ। मैं तुमसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि पुस्तक को बाजू में रखिए, पुस्तक साथ में रखिए, मेरी बातें सुनिए, पुस्तक पढ़ते रहिए, अपना जीवन बनाते रहिए। तो हेजेमनी जो है कि ये वर्चस्व, डोमिनेशन, दादागिरी, जिस मर्जी भाषा में बोल सकते हो, ये यूएसए ने डेमोन्स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया। और यूएसए एक नई दुनिया बनाने लगा जहां पर चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे डिप्लोमेटिक हो, चाहे कल्चरल हो, हर तरह से जहां देखो वहां यूएसए ही यूएसए दिखता रहता था। यूएसए का मिलिट्री एम्पायर और मिलिट्री पावर इतनी जबरदस्त है कि इस एनसीईआरटी की पुस्तक के अनुसार, हम श्योर कि थोड़ा बहुत डेटा ऊपर नीचे जरूर हो रहा होगा, लेकिन एनसीईआरटी पुस्तक के अनुसार यूएसए का डिफेंस बजट अगर एक तरफ रख दिया जाए और बाकी कंट्रीज का, बाकी 12 कंट्रीज का, सेकंड थर्ड से लेकर आगे, तो उनका भी अगर डिफेंस बजट टोटल कर दिया जाए तो यूएसए का उनसे ज्यादा है या फिर बराबर है। मैं मान के चल सकता हूँ कि ये थोड़ी सी पुरानी पुस्तक है, तो शायद अब चाइना का बजट इतना बुरे हाल में नहीं है कि 12 का होगा, लेकिन फिर भी इट इज वे बियॉन्ड एवरीवन एल्स। सो ये सिचुएशन, हम यूएसए ने अपना वर्चस्व बनाया हुआ मिलिटरली, और ये पैसा वो लोग उठा उठा के पेंशन में या सैलरी में ही या सिर्फ टाइम पास में नहीं दे रहे, उसका एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ फ्रैक्शन फ्यूचर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चल रहा है। तो तुम लोग अगर कभी कभी न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, कभी कभी ऐसा मस्ती मजाक के लिए भी पढ़ लिया करो न्यूज़पेपर, तो वैसे तो मुझे पता नहीं, तुम हो सकता है तुम सीरियसली पढ़ रहे हो, लेकिन ज़्यादातर लोग पढ़ते नहीं है। पढ़ोगे तो सीरियसली पढ़ लेना, और अगर नहीं भी पढ़ने का दिल करे तो कभी कभी सिर्फ मस्ती मजाक के लिए पढ़ लिया करो। तो है ना, तो भी तुम्हें ऐसे बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग रोचक रोचक खबरें पता चलेगी। रोचक खबरें ये पता चलेगी कि यूएसए ने ऐसा वेपन बनाया है,
जो ऐसे गोल घूम के आ जाता है, उड़ा देता है, पता भी नहीं चलता। यूएसए ने एक नया टाइप का हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई है, ये एक्सेट्रा। एंड सिमिलरली चाइना ने भी ऐसे ही किया है। रशिया के बारे में भी ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने कुछ ऐसे मिसाइल्स बनाई। जो भी ये कंट्रीज अपने आप को पावर पॉलिटिक्स में डालते हैं, उनको मालूम है कि जिसके पास टेक्नोलॉजी है वही जीतेगा, राइट। देयरफॉर वो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी डेवलप हो। ये अभी वो ज़माना तो रहा नहीं, मेरे पास 15,000 सोल्जर्स है, तुम्हारे पास 12,000 सोल्जर है तो मैं जीता। कोई कह नहीं सकता, एक ही काफ़ी होगा, राइट। एंड दैट इज़ वाई हमारे प्रधानमंत्री ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस बात को पहचाना। वो बड़े समझदारी से उन्होंने हमारे जीवन का भविष्य, हमारे देश का भविष्य निर्धारित किया। उन्होंने बोला यार जब तक हम टेक्नोलॉजिकली एडवांस नहीं होंगे तो फिर हमें भारी पड़ेगा, क्योंकि हमारे आसपास दुश्मन देश बड़े खतरनाक है और वो लोग टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। दूसरी बात है, जब मैं किसी और कंट्री से टेक्नोलॉजी लिए एडवांस वेपन्स खरीदता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा पैसा मांगता है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसने इन्वेस्ट किया है, उसने टाइम किया, उसने मेहनत की है, तो वो उसके प्रीमियम मांगेगा। तो क्यों ना मेक इन इंडिया किया जाए, क्यों ना डिफेंस सेक्टर को में मेक इन इंडिया को ज़्यादा प्रमोशन दिया जाए, क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए जो साइंटिस्ट वगैरह है वो उसकी तो हमारे पास कमी है नहीं। कमी है पॉलिटिकल विल की, वो भी अब खत्म हो गई। तो फिर आने वाले वक्त में हम भी टेक्नोलॉजिकली एडवांस वेपन बना लेंगे और इतना पैसा भी नहीं खर्चा करना पड़ेगा, इतनी डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगी। तो ठीक है, थोड़ा बहुत लो लेकिन अपना भी तो बनाओ। सो दिस इज हाउ धीरे 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 कंट्रीज जो एक जमाने में इंपोर्ट करती थी वो एक्सपोर्ट करने लगे। तो क्यों ना हम भी ऐसा करें, हम तो बहुत बड़े और हमारे तो बड़ी पावरफुल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। देखो हमने स्पेस रिसर्च में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो इट विल नॉट बी टू लॉन्ग कि हम लोग इसमें भी करने लग जाए। इनिशियल ऑब्स्टेकल्स लगेंगे, नेवर माइंड। तो आज का चैप्टर आ गया, और चैप्टर आ गया ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। कि ठीक है सर, आप बोलते हैं कि यूएसए जो है, जो यूएसए है वो हेजेमनिक पावर हो गई, उसका वर्चस्व हो गया, उसकी दादागिरी हो गई, उसका वन अपमैनशिप चल रही। सो ये जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो कॉन्टेक्स्ट है, दैट इज कि सर अगर हेजेमनी नहीं होगी तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है, इसका ऑटोमेटिक मतलब ये है कि हम लोगों के पास कोई और रास्ता है क्या। हाँ बेटा, अब इस रास्ते को हम एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे। ठीक है, तो इसमें जो ज्यादातर किरदार आएंगे वो आएंगे यूरोपियन यूनियन, ओके, जो जो एनसीईआरटी के अनुसार चल रहे, राइट, यूरोपियन यूनियन। एक ऑब्वियसली आसियान, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो हमारे पास दो दो सिचुएशंस आएंगी। एक आएगा हमारे पास आसियान, आसियान विच इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, मेरे साथ नोट्स बनाते जाओ, एशियन नेशंस। एक हो गया ये, ओके, ठीक है। और क्या बन रहा है, और एक हमारे पास बन गया है ईयू। मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं आती, वैसे तो बहुत सुंदर है लेकिन फिर भी लोगों को ऐसा लगता है। यूरोपियन यूनियन, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास दो दो ऐसी पावर्स हैं, ओके, जिसको हम समझ सकते हैं कि दीज आर द वंस जो ऑल्टरनेटिव है, और एक को तो हम भूल ही नहीं सकते। किसको नहीं भूल रहे, क्यों उसको नहीं भूल रहे, चाइना। ओके, तो चाइना एक ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर है। सो मुझे ऐसे उम्मीद है कि तुमको यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे। इस फोटोग्राफ को सामने देखो, बहुत ही अच्छे से निगाहों निगाहों से देखो। इसमें एक लाइन ऊपर लिखी हुई है, मुझे पता नहीं तुमको दिख रही है कि नहीं, उसमें लिखा है सोशलिस्ट रोड इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल, इज द ब्रॉडेस्ट ऑफ ऑल। ये क्या कहने की बात है सर, ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग लाइन है। व्हाट वाज सोशलिज्म, सोशलिज्म था क्या। सोशलिज्म वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड सोसाइटी। सोशलिज्म वर्ड आता था सोसाइटी से। जो सोशलिज्म का वर्ड था, जो सोशलिज्म का वर्ड था, उस सोशलिज्म के वर्ड में जो इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये था कि द स्टेट कंट्रोल्स ऑल द रिसोर्सेस।
मैंने क्या बोला? स्टेट कंट्रोल्स ऑल द रिसोर्सेज, लिख रहे हो तुम लोग, स्टेट कंट्रोल्स ऑल द रिसोर्सेज। ओके, दिस इज द एंटायर कॉन्टेक्स्ट। तो जो चाइना, जिसको आज तुम लोग देख रहे हो, ये जो उसके नीचे की फोटो है ना, ये तुम्हें चाइना की फोटो दिख रही है। शंघाई दिखाया है इसमें, एक सिटी दिखाई है जो चाइना की एक बड़ी फेमस सिटी है, शंघाई। वहां से स्टार्ट हो। तो दुनिया कितने आराम से अपना आइडियोलॉजी चेंज करती है वो तुम्हें यहां से समझ में आ जाएगा। चाइना की जब आज़ादी हुई, आज़ादी क्या हुई या फिर जब वो मॉडर्न चाइना बना पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2, तो वहां पर एक कल्चरल रेवोल्यूशन चल रहा था। क्या चल रहा था? कल्चरल रेवोल्यूशन। ओके, वो एक तरह का सिविल वॉर चल रहा था। तब एक सिचुएशन ये हुई कि चाइना की हालत बड़ी खराब थी। चाइना वॉज अ वेरी पुअर कंट्री। तो ऑल दो माओ, उनका जो जो फादर था उसको माओ जेडोंग या फिर माओ से तुंग बोला जाता है। तो जो सिविल वॉर चल रहा था उसमें माओ का जो कॉन्सेप्ट था, लिखते चले जाओ, जो माओ का कॉन्सेप्ट था, ओके, माओ के पास मजबूरी थी। माओ सोचा यार अब मैं कैसे काम करूंगा, पैसे है नहीं। चाइना की पॉपुलेशन तब भी रिलेटिवली हाई थी, उतनी नहीं थी जितनी यहाँ पे, लेकिन थी तो हाई। सो माओ के पास और कोई चॉइस नहीं थी, उसको एक एलाई मिला ही दिखा। उसका एलाई का नाम था यूएसएसआर। क्यों भाई यूएसएसआर क्यों एलाई हुआ? भाई यूएसएसआर इसलिए एलाई हुआ क्योंकि यूएसएसआर में भी कम्युनिज्म था। ओके, तो यूएसएसआर में भी कम्युनिज्म था। माओ ने बोला चलो ठीक है भैया, तुम्हारे यहाँ भी कम्युनिज्म, हमारे यहाँ भी कम्युनिज्म, अपन बनेंगे दोस्त। ओके, तो वो बन गया एलाई। क्या बन गया? एलाई। समझ में आ रहा है तुमको? तो माओ बोला कि यार अपन एलाई बनेंगे। अब माओ के पास और कोई चॉइस नहीं थी, तो वो सोवियत पॉलिसीज को ही कॉपी करने लगा। बोला यही तरीका ठीक है। अब सोवियत पॉलिसी क्या हुई सर? अरे बाबा, सोवियत पॉलिसी वही हुई ना, सोशलिज्म, कम्युनिज्म के, मार्क्सिज्म। अच्छा, सारे रिसोर्सेज जो होंगे वो स्टेट के पास होंगे। समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, माओ बोला ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं यहाँ तक। लेकिन दिक्कत कुछ और हो रही थी। ओके, दिक्कत ये हो रही थी कि सोशलिज्म में एक्सप्लोसिव ग्रोथ के चांसेस हमेशा कम रहते। लोग बड़े खुश रहते। लोग क्यों खुश रहते? लोग इसलिए खुश रहते क्योंकि स्टेट के पास सारे रिसोर्सेज होते। तो जो स्टेट होता है वो तुम्हारा ख्याल रखेगी। ओके, स्टेट तुम्हारे साथ ख्याल रखेगी, सारी वेलफेयर स्कीम्स देंगी, राइट, वेलफेयर वो करेंगे, फूड वो देंगे। ओके, बहुत सारी चीजें, सब्सिडी, ये सारी जो चीजें हम लोग देखें ना, ये सब सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट्स है। ओके, ये स्कीम्स बोलते हो तो स्पेलिंग तो ठीक करो। ओके, ये देखो, ऑलराइट, ठीक है। तो ये सब्सिडी वगैरह सारे के सारे ये सब मिलता है सोशलिस्ट में। लोग बड़े खुश, बोले चलो ठीक है, कम मिलता है, मिलता तो है, सब लोग ठीक है। चाइना को अंदर ही अंदर टेंशन हो रही थी। तो चाइना को क्यों टेंशन हो गई थी? अरे बाबा, चाइना को इसलिए टेंशन हो रही थी क्योंकि ग्रोथ रेट जो होती है, जो पॉपुलेशन, जो सॉरी जो इकोनॉमिक रेट थी, वो बढ़ रही थी 2-3% से। ओके, ऐसे बोले कि यार 2-3% तो बढ़ेगी ना, तो बोला हाँ 2-3% तो बढ़ी जानी चाहिए, ऐसे तो कुछ नहीं। बोला तुम यार समझते नहीं हो, 2-3% ग्रोथ रेट तो ठीक ठाक है, लेकिन पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, एक ना एक दिन तो ये गरीबी वापस ही आ जाएगी। चाइना को एक थॉट आया 1970s में, उन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को बदला। राइट, उन्होंने बोला यार ठीक है सोशलिस्ट रहते हैं, लेकिन हम ना थोड़ा सा लिबरलाइजेशन करते, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन करते, और थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन करते। तुमने ये वर्ड इतने बार सुन लिया होगा ना, मुझे लगता है तुम्हारे घर में गैस आती है ना, तो एलपीजी आती है, तो तुमको यही याद रहता होगा। ज्यादातर लोगों को जिनको फुल फॉर्म भी नहीं मालूम है ना, वो भी इसको एलपीजी बोलते हैं। तो देखो, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमने भी आजमाया था, बट हमने काफी लेट आया, हम 1991 में आए। 1970s में ही चाइना ने इसको अपना लिया था। हम लोगों ने तब तक नहीं अपनाया था, तब तक हम लो रेट ऑफ ग्रेड पे ग्रोथ पे ही बहुत खुश थे। तो इनका एक थिंक टैंक था, जैसा पहले माओ का थॉट प्रोसेस चल रहा था, फिर जो इनका बॉस था वो था डेंग जाओपिंग। डेंग जाओपिंग भी आगे देखता था, भविष्यवाणी करता, उसका विजन था। तो डेंग जाओपिंग ने बोला यार ओपन अप कर लेते हैं, ऐसे तो चलेगा नहीं, सोशलिज्म वोशलिज्म ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। तो डेंग जाओपिंग ने एलपीजी करवा दिया।
सो ये डेंग का विजन था, डेंग का विजन था। ओके, डेंग का विजन था कि चाइना को ओपन अप करना पड़ेगा। ओ, अब उससे पहले दो चीजें हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? अब 20-25 साल चाइना क्लोज्ड इकोनॉमी पे चल चुका था। तो जब क्लोज्ड इकोनॉमी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, तो एक काम लेकिन उससे फायदा हो चुका था। ये जो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ये सोशल इकोनॉमी थी, ये स्टेट ने कंट्रोल की हुई थी। जब स्टेट कंट्रोल करता है, जब इतनी सारी इकोनॉमी कंट्रोल करके रखता था, तो उसने जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी स्ट्रॉन्ग किया हुआ था। जो लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वो काफी अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग हुआ पड़ा था। ओके, और लोकल वर्कफोर्स काफी हद तक ट्रेन थी, क्योंकि जब आदमी को खुद पे आया हुआ था ना, तो आदमी है ना सीख लेता है। ओके, तो वो सीख चुका था, तो उनको मालूम था यार काम कैसे करना है, अंदर कैसे सिस्टम है, रॉ मटेरियल्स का है, सब कुछ अब खुद ही करना है। तो चाइना का अंदर का सिस्टम काफी हद तक रोबस्ट हो चुका था। प्लस वहां पे स्टेट कंट्रोल करता है, वहां पर डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो है नहीं, तो वहां पर ऐसा कोई ढिलाई बरती नहीं जाती, तरस खाया नहीं जाता, वहां पे लेबर वेबर कुछ नहीं, चलो बेकार के लॉज वॉज ये सब नहीं, वहां पे कुछ नहीं, वो उनके अपनी चल रही है। राइट, हमारे यहाँ सरकार बेचारी सब कुछ करती है, जरा सा कुछ कमी पेशी हो जाती है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, अरे सरकार ऐसा, सरकार वैसा। एक बार जाओ चाइना, पता चलेगा तुमको सरकार क्या क्या करती। सो अब जो मिल जाता है ना, अब वो घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती। ओके, अब हमारे यहाँ पर कोविड का लॉकडाउन हुआ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी आए और बोले मेरे देशवासियों, मैं आपसे कुछ मांग रहा हूँ, मेरे लिए प्लीज घर पे बैठिए। बताओ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारे ही भले के लिए। चाइना में होगा, चाइना में गोली मारने को तैयार हो जाते हो, बाहर है गोली मारने को, हद हो गई। तो वहां का रिसोर्सेस ही, उनका मेथड ही, वर्किंग ही अलग है। सो उनका मेथड अलग है, हमारा मेथड अलग है, और इसी वजह से वहां पे बड़े ज्यादा लोगों के चलते नहीं, वोड़ेवर। सो स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। अब वहां का लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो गया। अब पहले हो गया लोकल डेवलप हो गया, ऊपर से इन्होंने एलपीजी कर दिया। भाई ये जो कॉम्बिनेशन होती है ना, इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव ग्रोथ। जब तुम अंदर से भी स्ट्रांग होते हो और तुमको बाहर से कुछ सपोर्ट मिल जाए, और ये बड़ी बड़ी मार्केट्स अवेलेबल, पूरा वर्ल्ड नाउ बिकम्स योर मार्केट। चाइना ने बोला क्या मजाक कर रहे हो? वही जो थोड़ा बहुत सामान बिकता था, आज पूरी दुनिया हमारा चाइना का माल खरीदेगा। तो चाइना ने तो भर भर के माल बेचना स्टार्ट किया। वहां पर तो ऐसे लेबर लॉज वगैरह कुछ थे नहीं। ओके, चीप लेबर पे चीप सामान भी बेचा, उठा उठा के इतना टन्स एंड टन्स ऑफ, तो चाइना बिकेम अ डबल ट्रिपल थिंग। ओके, चाइना बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग हब। हाँ सर, चाइना बिकेम एनी एनर्जी कंज्यूमर, लाइक किसी ने सोचा नहीं था कि यार इतना इतना भी करते हो। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होने लग गया, वर्ल्ड में इतना पैसा, मतलब डिपेंडेंसी हो गई कि जी चाइना का माल नहीं आया तो कैसे चलेगा। फैक्ट्रीज भरी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोड, चाइना का पैसा भर भर के आने लगा। और वो जो दिख रही है ना तुमको, ये फोटो सामने शंघाई, ये उसका नतीजा है। ये जो नतीजा ये है कि क्या चेंज हो गया। तुम तो सोशलिज्म सोशलिज्म बोलते थे, अब थोड़ा ना स्टेट ही को रिसोर्स करेगा, अब वहां पर कैपिटलिस्ट लोगों को मौका मिला। इंडिविजुअल बोला भगत इतना डिमांड आ रही है, इतनी सप्लाई हो गई, कहाँ से लाएंगे? शाओमी आ गया, हुआवेई आ गया, पता नहीं वही कौन सा जय जैसा ऐसा, पता नहीं कैसा कैसा नाम। ओके, इतना चाइना गया, मतलब एवरीबडी। स्टेट बोला देखो, तुम भी कमाओ हम भी कमाए, सब लोग मिलके कमाते हैं। ऑब्वियसली आज भी स्टेट का ही ज्यादातर कंट्रोल है, लेकिन कैपिटलिज्म इज थ्राइविंग, सामने दिखाई दे रहा है। तो कैसे आइडियोलॉजी चेंज होती है, राइट? जो बात बोला जा रहा था कि यार सोशलिस्ट इज द ब्रॉडेस्ट रोड ऑफ ऑल, अरे क्या बाबा, देखो पैसा आ रहा है। सो द आइडिया हेयर इज कि हमको ये बात देख पता चलनी पड़ेगी, दो बातें। आइडियोलॉजी वक्त के साथ मॉडिफाई की जानी चाहिए, और इकोनॉमिक, मिलिट्री, एज वेल एज लॉ एंड ऑर्डर, ये जब तक तीन चीजें स्टेबल नहीं रहेगी, तुम्हें एक्सटर्नल थ्रेट से, तुम्हारा इकोनॉमिक, और जब तक तुम्हारा इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर ये स्ट्रांग नहीं रहेगा, यू आर बाउंड टू गो डाउन। किसी का भी एग्जांपल ले लो, ये ट्रायंगल जब हिलता है
तो हमेशा ही कहानी बर्बाद होती है। एक हमारे बाजू में कंट्री है पाकिस्तान, उनका देख लो, वो ट्रायंगल में कुछ ना कुछ हिल रहा होगा। वैसे तो पता नहीं, मेरे को तो तीनों हिल गए, लेकिन वट एवर। सो यू कैन ऑलवेज टेक एन एग्जाम्पल ऑफ दीज पार्ट्स। सो दिस इज वेयर ये पहली स्लाइड हमको प्रोजेक्ट करी। तो आई होप तुमको यहाँ तक समझ में आ गया है। एंड दिस इज द नेक्स्ट पार्ट। सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड कि आगे क्या करते। नेक्स्ट देखते। तो जो नेक्स्ट इज यूरोपियन यूनियन। अब ये एक और इंपॉर्टेंट बात आ गई। तो एक मैंने तुम्हें चाइना समझा दिया, ओके। मैं थोड़ी देर के बाद तुम्हें आसियान समझाऊंगा, पहले अभी यूरोपियन समझ लो, ओके। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईयू। सो ईयू इज यूरोपियन यूनियन। अब ये कॉमा नहीं है बाबा, ओके। ईयू, यूरोपियन। अब यहां पर एक और प्रॉब्लम, यूरोप की भी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। यूरोप की भी हिस्ट्री सबसे ज्यादा, इतना छोटा सा कॉन्टिनेंट है, ओके। लेकिन ईयू की जो सिचुएशन है, ईयू की जो सिचुएशन है वो ये है कि यूरोप को आप इग्नोर भी नहीं कर पाते। हाँ, ये वाली भी बात है। जितना ये जो मॉडर्न स्टेट का कॉन्सेप्ट बना है ये ज्यादातर ईयू का ही है। जितने भी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स आमतौर पे, ओके, एटलीस्ट जो अमेरिकन के आने से पहले, एटलीस्ट वर्ल्ड वॉर 2 के आने से पहले जितने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हैं, वो चाहे अब एरिस्टोटल समझ लो, चाहे प्लेटो समझ लो, चाहे ब्रिटिश वाले सारे के सारे समझ लो, डाइसी समझो, यू नेम इट, ऑल ऑफ देम यूरोप से ओरिजिनेट हुए। मॉडर्न स्टेट यूरोप से ओरिजिनेट हुआ। और ये बात मानो, कलोनियलिज्म यूरोप का, कलोनियलिज्म ने इतना पैसा ला के दिया यूरोप को, लेकिन ये कंट्रीज में कुछ तो बीमारी है। ये लोग इतने ज्यादा अलग भी नहीं है एक दूसरे से। एक्चुअली देखा जाए तो इतने ज्यादा डिस्टिंक्ट भी नहीं है जितने कि ये जिस तरह से दिखाते हैं कि भाई ये तो एक दूसरे के साथ ना रह ही नहीं सकते। जितने कैटास्ट्रोफिक वॉर्स हुए, वर्ल्ड वॉर्स हुए, वो दोनों के दोनों यहीं से इनिशिएट हुए। ऐसा नहीं था कि पहले भी इनके बीच में जो पंगे होते थे वो भी कम छोटे नहीं होते थे। वर्ल्ड वॉर 2 ने तो खासकर यूरोप को बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप की हालत देख लो और आज वर्ल्ड यूरोप देख लो, तो तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बिकॉज यूरोप वॉज डिवास्टेटेड बाय वर्ल्ड वॉर 2। 1945 में यूरोप का रिकवरी करीब करीब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता, हैड यूएसए नॉट स्टेप्ड इन। तो यूएसए ने किया जिसको बड़ा फेमस बोला गया, डॉलर डिप्लोमेसी। इसको क्या बोलते हैं, लिखते चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए इसलिए लिख रहा हूँ, डॉलर डिप्लोमेसी। इसको बोला गया डॉलर डिप्लोमेसी। डॉलर डिप्लोमेसी क्या थी? अब जो यूएसए था वो बोला कि यार मैं ना तुम्हें हेल्प करता हूं in what is called as the यूरोपियन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं यूरोपियन रीस्ट्रक्चरिंग प्लान। ओके, ये क्या था? तो यूएसए ने क्या सोचा कि कोल्ड वॉर तो स्टार्ट हो चुका है। क्या स्टार्ट हो चुका है? हाँ, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका है। लेकिन कोल्ड वॉर जो है, जो एक्चुअली प्रॉब्लम है, वो यूएसएसआर, वो तो यूरोप में ही है, आधा तो यूरोप में ही है, यूरेशिया में तो है ही। और जो दूसरा उसका किरदार है यूएसए, वो यूरोप में नहीं है, नॉट इन यूरोप है। हाँ सर, उसके और उसके बीच में एक तालाब आ जाता है। सर वो तालाब नहीं है, एटलांटिक ओशन है। अच्छा, ओके। तो वो नॉट इन यूरोप है, वो तो दूर है, डिस्टेंस है उसके बीच में, तालाब नहीं, एटलांटिक ओशन है। बिल्कुल सही बात। तो वो जो एटलांटिक ओशन है, ओके, वो जो एटलांटिक ओशन है वो दूर है भाई। जब तक यूएसएसआर कोई कदम बढ़ाएगा, ओके, और यूरोप तो इतना कमजोर हो चुका है ना, यूरोप इतना वीक हो चुका है, तो भैया इसको बचाएगा कौन? तो इसे बोला कि यार ये तो बड़ा लफड़ा हो जाएगा। आधा यूरोप तो जा चुका है, ईस्ट यूरोप तो ऑलरेडी रशियंस के कंट्रोल में था। हाँ, उसी को तो ईस्ट ब्लॉक बोलते थे। बिल्कुल सही बात है, उसी को तो ईस्ट ब्लॉक बोलते थे। तो वो ईस्ट ब्लॉक तो पहले बन चुका है। वेस्ट बेचारे के पास खाने को नहीं है, ओके।
इंग्लैंड, फ्रांस आज तुमको दिखते बड़े पावरफुल है, उनके पास पैसे नहीं थे, उनकी पूरी पूरी इकोनॉमी स्ट्रगल कर गई थी, टूट गई थी, सब बर्बाद कर दिया था वर्ल्ड वॉर 2 ने। तो इन लोगों ने बोला ऐसे तो चलेगा नहीं, ये तो यूएसए था, जब मर्जी पूरा यूरोप ही खा गया, गेम ओवर, काय का कोल्ड वॉर, वो वहां बैठेंगे। ओके, नदिया के उस पार, नदियां नहीं है, ओशन है। अरे बाबा ओशन के उस पार, अच्छा, वो ओशन के उस पार बैठे हुए हैं, ये इधर बैठे हुए हैं, कैसे लड़ेंगे? तो इनका एक ब्यूरोक्रेट था, उसको बड़ा इंटेलिजेंट आदमी था, उसका नाम था जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल ने एक आइडिया बोला, बोला ऐसे मत करो, यूरोप हो जाएगा खत्म, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। यूएसएसआर की जो फोर्सेस है, सोवियत आर्मी है, वो जब मर्जी, वो वैसे भी ईस्टर्न बॉर्डर पे ही तो है, जब मर्जी स्टेप इन कर जाएगी, तुम्हारा वेस्टर्न यूरोप गया। तो तुम करो व्हाट इज कॉल्ड एज डॉलर डिप्लोमेसी। तो उसने बोला हम करेंगे डॉलर डिप्लोमेसी, और उसने भेजा यूरोप से, यूरोप को रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए, रीस्ट्रक्चरिंग करने के लिए एक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ बिलियन डॉलर से भी ज्यादा, कुछ उस टाइम पर यार 1940 में $1 बिलियन से ऊपर से ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा था, वो अमाउंट इन्होंने दिया यूएसए ने टू सो कॉल्ड रीस्ट्रक्चर यूरोप। लेकिन वो था क्या? वो था अलायंस फॉर्मेशन। क्या था? वो था अलायंस फॉर्मेशन। ये तुम्हें वर्ड मालूम होना चाहिए। अलायंस गुट बनाने का तरीका था। ओके, इट वाज अ स्ट्रेटेजिक मेथड कि अब वेस्टर्न यूरोप डेवलप हो जाएगा, वेस्टर्न यूरोप स्ट्रांग हो जाएगा, वेस्टर्न यूरोप अमेरिका को अपना हीरो बना लेगा, और यूएसए यूएसएसआर और उसके बीच में बराबर की लड़ाई हो जाएगी, कोल्ड वॉर हो जाएगा। ये हो गया इकोनॉमिक सपोर्ट। ओके, और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि इससे सिर्फ यूएसए ने डोनेशन कर दिया, तो तुम्हारे से गलतफहमी हो रही है, बिकॉज जो भी रीस्ट्रक्चरिंग हो रही थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा था, जो भी हो रहा था, उससे फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज ऑफ यूएसए को भी तो बिजनेस मिल रहा था। तो दोनों तरफ से एक हाथ में लड्डू, दूसरे हाथ में डबल लड्डू। ओके, दोनों में यूएसए को फायदा था। लेकिन अलायंसेस केवल इकोनॉमिक नहीं होते, अलायंसेस मिलिटरी भी होते। सो अलायंसेस मिलिटरी भी होते, सो देवर मिलिट्री अलायंसेस ऑल्सो। और उस मिलिट्री अलायंस की शुरुआत हुई थी 1949 में विद व्हाट इज कॉल्ड एज द वॉशिंगटन एग्रीमेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वॉशिंगटन अग्रीमेंट। तो वॉशिंगटन एग्रीमेंट या वॉशिंगटन ट्रीटी जिसे बोला गया, ओके, जिसे वॉशिंगटन ट्रीटी बोला गया एक्चुअली। ओके, इस वॉशिंगटन ट्रीटी के अनुसार एक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसे बोला गया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, NATO, नेटो। ये मेरे ख्याल से जिसने IR में कभी पढ़ा नहीं होगा, किताब खोल के देखी नहीं होगी ना, उसको भी थोड़ा बहुत तो अंदाजा होता है कि क्या होता है नेटो। तो मैं देखो तुम्हें कितने ध्यान से एक एक लाइन समझा रहा हूँ, और ये तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये पढ़ना आसान होता, ये कैसे आसान होता, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक ही पहुंचे अभी तक। As the Second World War came to an end, many of the Europe's leaders grappled with the question of Europe. क्या फिर से क्वेश्चन ऑफ यूरोप मतलब सर सवालिया निशान यूरोप पे? हाँ, कि क्या फिर से वही पुराने लड़ाइयाँ करोगे कि रिस्ट्रक्चर होंगे? राइट, बिकॉज सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सारे प्रैक्टिकली, ऐसे शायद ही कोई यूरोपियन कंट्री रही थी एक्सेप्ट जो वॉर में इंटरफेयर नहीं किए थे, या स्विट्जरलैंड वगैरह जो न्यूट्रल रहे थे, एंड दैट इज द रीजन उनकी सबकी इकोनॉमीज बर्बाद हो चुकी थी। European integration after 1945 was aided by Cold War. War. America extended massive financial help for reviving Europe's economy under what is called as Marshall Plan. मैंने तुम्हें ये भी समझा दिया। तो देखो, एक भी चीज एनसीईआरटी मिस नहीं करता, और एक भी चीज मैं मिस नहीं करता। एनसीईआरटी कंसाइज कॉम्पैक्ट समझा देता है, मैं तुमको उसी पैराग्राफ को डिटेल में समझा देता हूँ। USA also created what is called as collective security under NATO, or under the Marshall Plan, the Organization for European Economic Cooperation (OEEC) was established in 1948 to channel aid to the West European states. It became a forum where the Western European states began to cooperate on trade and economic issues. तो मैंने तुम्हें बताया जो मार्शल प्लान था वो इकोनॉमिक अलायंस पे था। द काउंसिल ऑफ यूरोप एस्टैब्लिश इन 1949 was another step in political cooperation. तो हमारे पास एक हो गया OEEC जो कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन का था, और एक हो गया यूरोपियन काउंसिल जो कि पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए था।
और दोनों की द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्रीज प्रोसीडेड स्टेप बाय स्टेप, ऑलराइट, which led to the formation of European Economic Community in 1957. 1957 तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बन गया है ईईसी, और पॉलिटिकल डायमेंशन के लिए बना यूरोपियन पार्लियामेंट। अब हमारे पास आया सिचुएशन, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह से एक डायग्राम के फॉर्म में बताया गया है। ओके, तो ना अंडरस्टैंड। सो अगर हमको इसमें देखेंगे तो इसमें हमारे पास एक बहुत ही अच्छा, हाँ ये देखो, तो एनसीईआरटी की क्या तारीफ करें और क्या ना तारीफ करें, तो तुम्हें यहां से थोड़ा बहुत रियलाइजेशन होता चला जाएगा। सो ये यूरोपियन इंटीग्रेशन का मेथड चलता जा रहा था, जो हम लोगों ने समझने की कोशिश करने की यहाँ पर पॉइंट किया। सो यहाँ पे पहले हुआ 6 कंट्रीज मिली, अब इसको सबको याद करने की जरूरत भी नहीं, लेकिन इससे बना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, ECSC। ये धीरे धीरे क्या बन रहा है, ये धीरे धीरे इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो रही है, अलायंसेस बन रही है। यूरोप को धीरे धीरे पता चला कि जब तक यूरोप कंबाइन नहीं होगा, साथ में मिलके काम नहीं करेगा, तब तक ये लोग कुछ काम नहीं कर पाएंगे, फिर लड़ाई कर बैठेंगे, फिर वॉर हो जाएगा, फिर एक और वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, फिर सब कुछ रुइन हो जाएगा। देयर इज नो पॉइंट ऑन दिस पार्ट। तो यूरोप से रिलेटेड 2-3 कम्युनिटीज का नाम याद रखना। ओके, तो एक जो नाम है वो है ECSC। अब ध्यान से याद रखना, इसको बोलते हैं यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। ये 1951 की कम्युनिटी है, ये 1951, ये हो गया ECSC। फिर एक और कम्युनिटी का याद रखना। ओके, सो इसके बाद याद रखना EEC। ये क्या है, ये है यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ओके, EEC, ठीक है। ये कब आएगा, ये आएगा 1957 में, ठीक है जी। और एक और कम्युनिटी का नाम याद रखना, वो हो गया EAEC। ये क्या है भाई, ये यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, यूरोपियन एटॉमिक एनर्जी कम्युनिटी, इसको यूरेटम भी बोलते हैं। ऑलराइट, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे, ये क्या बीच में आ गए, ऑलराइट, तो ये हो गया, ठीक है। तो ये सारी कम्युनिटीज, यहां तक सिचुएशन होगी। नाउ ये सारी कम्युनिटीज मर्ज हो रही है। ओके, धीरे 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 ये कम्युनिटी मर्ज हो रही है और यूरोपियन कम्युनिटी बन गई। यूरोपियन कम्युनिटी जो है, ओके, ये ही एक्चुअली पॉलिटिकल एज वेल एज इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का एक पार्ट बन रही थी, एंड ऑल ऑफ देम finally merged into a very important day for Europe, जो था 1992 में। That was 7th of February, 7th of February, जिसे बोला जाता है तो वो दिन जब यूरोप केम टुगेदर। क्या हो गया सर, टुगेदर? यस, यूरोप ने बोला बहुत हो गया, हम साइन करेंगे ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच्ट। इस ट्रीटी ऑफ मास्ट्रिच्ट से एक यूनियन बना और उस यूनियन को बोला गया यूरोपियन यूनियन। सीक्वेंस समझने की कोशिश करो, दिस इज द यूरोपियन यूनियन का सीक्वेंस। एक ह्यूज सिंगल मार्केट जो बाद में डेवलप हुई विद सिंगल करेंसी यूरो। देयर वाज सो मेनी थिंग, इसके बीच में एक और 2-3 स्टेप से, जैसे शेंगन एग्रीमेंट, जो शायद इसमें नहीं लिखा हुआ, ओके, जहां पर 1 यूरोप को ओपन कर दिया गया फॉर ऑल ट्रांसपोर्ट, ऑल रोड्स, ऑल वीजास एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। बहुत सारी कंट्रीज यहां पर इस, और यूरोपियन यूनियन का जो कमाल है वो एक अलग ही कमाल ये है कि यूरोपियन यूनियन वो इज नॉट लाइक दिस कि आप ईयू के पार्ट होंगे तो ही आप यूरो यूज कर सकते हो। ऐसे भी बहुत सारे एग्जांपल्स है कि जो यूरो यूज करते हैं लेकिन ईयू के पार्ट नहीं है, वाइस वर्सा। सो ये सिचुएशन यूरोप ने
बहुत मेजर डेवलप किया from a merely economic union to a political union, right? It has its own flag, उसका अपना एंथम है, उसकी अपनी करेंसी है, वो उसके एग्रीमेंट्स है, ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट्स है, ताकि ओपन चैनल्स रहे, एवरीथिंग हैज मेड श्योर कि, और उनके खुद के जो प्रिंसिपल्स है, जिसमें एक यूरोपियन यूनियन का फ्लैग आएगा, ओके, जो फ्लैग आएगा उसमें 12 स्टार्स लगाए गए। भैया 12 क्यों लगाए? वो 12 जो होते हैं ना, तो ऐसे पूरे हो जाते हैं, वो बोलते हैं कि यार देखो हार्मनी में चल रहे, कंप्लीट हो गया, यूनिटी हो गया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दिस इज, ये पॉसिबल है, अरे पॉसिबल है तभी तो हुआ। और यूरोपीय यूनियन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? अरे भैया इतना पैसा, इतनी सारी कंट्रीज, इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन द कॉन्टेक्स्ट हियर इज इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, मिलिटरली, कल्चरली, इनका अपना एक स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। ये चैप्टर क्या पढ़ा जा रहा है? चैप्टर पढ़ा जा रहा है ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ, ऑल्टरनेटिव पॉइंट्स ऑफ पावर अपार्ट फ्रॉम यूएसए। सो अरे इसमें है देखो, ये इसमें ये कार्टून में छुपाया हुआ है, देखो मैं तभी बोलता हूँ ना, एनसीईआरटी में छुपा छुपा लिखा होता है, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे। Oh, now I know what a Schengen visa means. Under the Schengen agreement, you have to get a visa from just one of the EU countries that allows you entry in most of the other European Union countries. तो ये ये चीजें ऑब्वियसली जब मैं प्लस क्लास में जाता हूँ तो बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हें रियलाइज हुआ कि चाहे वो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए हो, चाहे वो डिप्लोमेटिकली हो, यूरोपियन यूनियन हैज शोन कि देयर इज an alternate possible. So huge amount of economic control, huge amount of diplomatic and military obviously when they come together. वो बात अलग हुई कि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन अलग हो गया एंड सो ऑन सो फोर्थ, बट हु इज टू बॉदर अबाउट दिस पार्ट? सो अगर हम लोग ब्रिटेन की बात रखते, तब तक अगर रखते भी, तो हमें एक चीज और पता चल जाती। क्या पता चल जाती? क्या, थोड़ा सोच के देखो, उस टाइम पर जब ये सारी कंट्रीज थी, राइट, फ्रांस भी था और इंग्लैंड भी था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूएनएससी में 2 परमानेंट सीट्स आउट ऑफ 5 ईयू के थे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो ईयू के थे। सो दिस बिकम्स वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर तुम इसको ऑन द कॉन्ट्ररी इसके साथ एग्जाम्पल देख लो, तो अब कौन बच गया? एक बच गया यूएसए, एक बच गया यूएसएसआर या फिर रशिया, और एक बच गया चाइना। तो डू यू रियलाइज इट हैज अ वेरी गुड काउंटरिंग इफेक्ट। एक्चुअली यूरोप स्ट्रांग हो गया, this becomes a very very strong. Also very very important here is militarily these countries are very strong. Germany is very strong, England is very strong, France is very strong. These are not small countries by any stretch of imagination. न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं, एवरीथिंग इज फाइन। अब वो बात है ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि इंग्लैंड चला गया, लेकिन इवन इफ नाउ ओवर देयर इज स्टिल फ्रांस, देयर इज स्टिल जर्मनी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसी कंट्रीज को, ऐसे यूनियंस को इसीलिए कुछ अलग बात बोलते हैं। ये कमाल की बात क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं है कि फ्रांस जो है वो सिर्फ ईयू हो गया ना, फ्रांस नेशनल भी है और फ्रांस इस ईयू का पार्ट भी है। जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोलते हैं, ऐसो को सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं। तो ये कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो अपना भी संभाल लो और दूसरे का भी संभाल लो, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इसीलिए इसके लिए बहुत सिचुएशन, ओके, इसीलिए ये बहुत सिचुएशन का कॉन्टेक्स्ट है कि वंस यू बिकम सच अ स्ट्रॉन्ग यूनियन, देन इट बिकम्स वेरी वेरी पावरफुल इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। कि हाँ यार, इतना जब क्लाउट होता है, और हमारा तो पूरा चैप्टर ही इसी बात पे कि क्या यूएसए को आप ऑल्टर कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। थोड़ी बहुत कमियां जरूर है, जैसे हमारा यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन का अभी तक कॉन्सेप्ट निकला हुआ है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। और ऑब्वियसली जो सबसे बड़ा झटका लग गया, ओके, द झटका ऑफ ब्रेक्सिट, राइट, देयर आर मेनी कंफ्यूजन्स। और ये तुमको हमेशा हमेशा ये एसोसिएशंस का होता है, लेकिन एज अ सेड, ऐसी कंट्रीज में और ऐसे एसोसिएशंस में पोटेंशियल बहुत होता है। ये बच्चा देख रहे हो क्या पूछ रहा है? ये नीचे बच्चा देख रहा है क्या पूछ रहा है?
ये बोल रहा है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दे हैव अ यूरोपियन यूनियन फुटबॉल टीम। ये है ना, इसके दिमाग में फीफा घूम रहा है। हाँ यार, इसके दिमाग में ये सारा, यार जर्मन टीम मिल जाए, इटली की टीम से रोनाल्डो भी आ जाए, इंग्लैंड भी आ जाए, फ्रांस भी आ जाए, कौन हराएगा? इमेजिन करो। सो ये इमेजिनेशन होता है। इंटरनेशनल रिलेशंस इज द आइडिया ऑफ इमेजिनेशन। इट इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटी। क्या ये हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है। एक चाइना सोशलिस्ट लाल झंडा बनाकर रखा हुआ था, ये हम तो कम्युनिस्ट कंट्री है, सारा कैपिटलिज्म वहीं हो रहा है। हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था? तो एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड एवरीथिंग कैन बी डन, बट होपफुली आगे देखेंगे विद आसियान। तो नाउ अब हम पढ़ाई करेंगे ऑफ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसको किसी ने सोचा नहीं था कि ये कभी एक ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर बन सकता है। एंड दैट इज द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और आसियान। जब तक तुमको ये नहीं समझ में आएगा, तब तक तुम्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ रीजनल कोऑपरेशन समझ में नहीं आएगी। लेट मी एक्सप्लेन दिस टू यू। सो स्टोरी बहुत पुरानी स्टार्ट करते हैं ऑफ, और इसी तरह से हम इसको कोऑपरेशन को स्टार्ट करेंगे। सो द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, अभी के लिए हम कंट्रीज के नाम नहीं लेते, ओके, हम धीरे धीरे पढ़ लेंगे। ओके, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज ज्यादातर विक्टिम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन थे। लिखते चले जाओ, तुम लोगों को मैं आराम से इस समराइजेशन से ही बहुत कुछ पढ़ा दूंगा। विक्टिम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन थे, और ये जो विक्टिम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन हुए थे, जब कॉलोनाइजेशन खत्म हो, जब ब्रिटिशर्स या फिर जो भी इंपीरियल पावर्स थे वो चले गए, तो जब ये साउथ ईस्ट एशिया गया, ओके, जब साउथ ईस्ट एशिया रिकवर किया, तो उसने पाया कि यार यहाँ तो कुछ है ही नहीं। मास पॉवर्टी थी, देयर वर हेल्थ प्रॉब्लम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ था नहीं, वेरी सैड सिचुएशन। तो न्यूली बिल्ड, और दूसरी बात है, ये सारी कंट्रीज ज्यादातर रिलेटिवली स्मॉल इन साइज थी, रिलेटिवली स्मॉल इन पॉपुलेशन थी, एंड स्मॉल इन द एंटायर थिंग। नाउ जब इंडिया भी उन्हीं दिनों इंपीरियलिज्म से हटा, इंडिया भी इंडिपेंडेंट हुआ, तो इंडिया ने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया। लिखते चले जाओ ये सब। एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस को लॉन्च किया, और होस्ट किया रादर, इन द, जब इंटरिम गवर्नमेंट ही चल रहा था, इन मार्च ऑफ 1947। इंडिया का क्या कॉन्सेप्ट था? इंडिया का कॉन्सेप्ट बड़ा सॉलिड था। इंडिया बोला कि हम लोग रीसर्जेंट एशिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हम बनाएंगे रीसर्जेंट एशिया। हम एक रीसर्जेंट एशिया का विजन है, दिस इज आवर विजन। ये जो सेंचुरी है अब एशिया की होगी। एशिया का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम व्यर्थ कर दिया गया है, बर्बाद कर दिया गया है, इन द नेम ऑफ इंपीरियलिज्म। तुमने अपने फायदा किया यूरोपियन पावर्स को, मतलब एक तरह से हम उनको इल्जाम दे रहे थे। नाउ द सिचुएशन वॉज कि अब वक्त आ गया है, दिस इज द टाइम फॉर एशिया, और उसी बेसिस पे हमने एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस किया। तो इसको ना सीक्वेंस में याद रखो, इसको ऐसे याद रखो, एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस, ठीक है। तो यहां पर होता है, इनफैक्ट महात्मा गांधी ने भी इसको एड्रेस किया था, इस एआरसी को एड्रेस किया। यहां से सपना स्टार्ट हुआ कि चलो अब ना एशिया, द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज और सून टू बी इंडिपेंडेंट कंट्रीज, इनको लिए इंडिया चैंपियन होगा और एशिया मिल मिला के काम करेगा। अब इन इन न्यूली इंडिपेंडेंट और सून टू बी इंडिपेंडेंट कंट्रीज में एशिया की, साउथ एशिया की बहुत ज्यादा कंट्रीज थी, ओके। उसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज साउथ एशिया की थी और साउथ ईस्ट एशिया की भी थी। सो ऐसी उम्मीद बैठी, ऐसी उम्मीद बैठी कि लगता है मिल मिला के हम लोग एक रिसर्जेंट एशिया क्रिएट कर देंगे।
इसी प्रोसेस में कोलंबो पावर्स का इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन कोलंबो पावर्स बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ। तो ये हमारा साउथ एशिया में बहुत सारा गड़बड़ी चल रहा था, पाकिस्तान का अपना ही मुद्दा, अपना ही एजेंडा चल रहा था, तो उनको ज़्यादा कोई समझा नहीं पाया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, एंड दैट इज द रीजन वो ज़्यादा हुआ नहीं। लेकिन जब कोलंबो कॉन्फ्रेंस हुआ, तो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट सुकार्नो के दिमाग में एक थॉट आया, और सुकार्नो ने बोला कि यार तुमने कोलंबो पावर्स में तो तुमने सिर्फ साउथ एशियन कंट्रीज को साथ में ले लिया, हम लोग एक नया कॉन्फ्रेंस करते हैं, और वो कॉन्फ्रेंस होगा बांडुंग में, बांडुंग इन इंडोनेशिया। बांडुंग कॉन्फ्रेंस 1955 में एक शुरुआत थी कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को साथ में रखा जाए। तो जब बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ तो सब लोगों को बड़ी उम्मीद हो गई। अगर तुम्हें एक्चुअली मालूम है तो ये जो वर्ड है ना, थर्ड वर्ल्ड, तो थर्ड वर्ल्ड ये एक फ्रेंच जर्नलिस्ट ने यूज किया था बांडुंग कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद। यहां से वर्ड फेमस हुआ था, तो ज्यादा लोगों को यही नहीं मालूम। पता, तुम्हारी समराइजेशन हो रही है, मैं तुम्हें एज दे रहा हूँ, तुम्हें टॉपर ही बना रहा हूँ। ओके, नेवर माइंड। सो ये सिचुएशन यहां से स्टार्ट हुई। ओके, सो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को खासकर बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि साउथ ईस्ट एशिया ने वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज ऑक्यूपेशन देखा था, उससे पहले यूरोपियन एंड सो ऑन, सो बड़े तंग आए वो बड़े। सो सोचा कि यार चलो, थर्ड वर्ल्ड को नाम तो मिल गया, थर्ड वर्ल्ड कुछ तो रिकॉग्निशन होगी, कि एक वर्ल्ड और है, फर्स्ट वर्ल्ड अमेरिकन, सेकंड वर्ल्ड रशियंस, थर्ड वर्ल्ड हम, कुछ तो होंगे हम लोग। जबकि ये बड़ा डेरोगेटरी वे में बोला गया था, वो बात अलग है, लेकिन दैट्स अ डिफरेंट इशू। सो ये थर्ड वर्ल्ड हुआ और बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन और यही बांडुंग कॉन्फ्रेंस ने जो 10 प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए, इसी को बोला गया 10 प्रिंसिपल्स ऑफ बांडुंग। जो 10 प्रिंसिपल्स हुए, उनमें से जो ज्यादातर थे वो पूरे पंचशील अग्रीमेंट वाले ही थे। ओके, जो पंचशील अग्रीमेंट हमने चाइना के साथ किया था 1954 में, उसी के ही ज्यादातर 5 तो उसी के ही डेरिवेटिव्स थे। सो ये जो कॉन्सेप्ट था, ये उठाकर हमने लिया फ्रॉम द पंचशील एग्रीमेंट और बांडुंग हुआ। और मजेदार बात है कि इसी बांडुंग के 10 प्रिंसिपल्स को ही अडॉप्ट करके, थोड़ा बहुत प्लस माइनस करके, नॉन अलाइन मूवमेंट का प्रिंसिपल्स बनाए गए। सो तुम नोटिस करो मैंने ये स्टोरी पूरी क्यों की, क्योंकि ये एक तरह से तुम्हारे नॉन अलाइन मूवमेंट का पूरा समराइजेशन में मदद कर बैठेगा। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो बांडुंग कॉन्फ्रेंस में बातें बड़ी अच्छी अच्छी हुई, काम कुछ हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत उम्मीद थी कि इसमें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की बात होगी, इसमें इन इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात होगी, क्योंकि गरीबी थी ना। न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट्स, जो न्यू स्टेट्स बनते हैं, उनके पास प्रिंसिपल्स का ये इतना टाइम नहीं होता है। ओके, बड़ी बड़ी बातें करो, फिलोसफी करो, ये नहीं होता यार। क्राइसिस होता है, स्टेट बिल्डिंग का क्राइसिस है। बात समझ में आ रहा है? स्टेट बिल्डिंग की प्रॉब्लम है। तुम्हारे पास नई नई नौकरी लगी है, या तुम्हारे परिवार को पैसे की प्रॉब्लम है, तुम बैठ के फिलोसफी नहीं करोगे। तुम बोलोगे यार पहले मैं घर में जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर दूं। कुछ ऐसे ही था, स्टेट बिल्डिंग की प्रॉब्लम थी, बहुत जगह सिविल अनरेस्ट चल रहा था। और सबसे ज्यादा मजेदार ये था, वो सिचुएशन थी कि कोल्ड वॉर हैड एंटर्ड एशिया। कोल्ड वॉर हैड एंटर्ड एशिया। ये क्या हो गया सर? कोल्ड वॉर एंटर्ड एशिया? हाँ सर, एशिया में कैसे एंटर कर गया? यूएसए को भी एलाइज चाहिए थे, यूएसएसआर को भी एलाइज चाहिए थे, और ये यहाँ पे बैठे हुए जितने कंट्रीज थे, साउथ साउथ सॉलिडारिटी, चाहे वो अफ्रीकन कंट्रीज थे, चाहे साउथ एशियन कंट्रीज थे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज थे, इनको ल्योर तो ये था ना यार, इतनी बड़ी सुपर पावर बोले मेरे ग्रुप में आ जाओ, राइट? तो कहीं ना कहीं तो ये थॉट प्रोसेस एक बार तो आ ही जाएगा। सो थर्ड वर्ल्ड यूनिटी जिसे बोला गया वो तो चला ही गया। हाँ सर, वो तो टूटा ही टूटा। और धीरे धीरे तुम्हें भी मालूम है, पूरा एशिया में ही बहुत सारी कंट्रीज या तो इस ब्लॉक की या उस ब्लॉक का पार्ट हो गया। ऑल्दो बहुत सारी कंट्रीज नॉन अलाइंड भी रही, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम थी नॉन अलाइन मूवमेंट के क्रिटिसिज्म में, एक इंपॉर्टेंट पार्ट था, या फिर बांडुंग कॉन्फ्रेंस का एक मेजर पार्ट था,
कि कहीं पे भी बहुत ज्यादा इस बात पर गौर ही नहीं फरमाया गया कि मिलिट्री एंड इकोनॉमिक अलायंस के बिना तुम्हारा और मेरा अलायंस का फायदा ही क्या है नो। एंड इकोनॉमिक अलायंस के बिना का बेसिस ही नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? ओके, डोंट लिव इन अ ड्रीम वर्ल्ड। इसीलिए हमारी जो अर्ली फेजेस ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी है उसको आइडियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी बना के क्रिटिसाइज किया जाता है। क्या है, तुम सपनों की दुनिया में रह रहे हो। ओके, तुम लोग नए नए, अभी अभी तुम लोग को नौकरी मिली, मैं बैठ के बोलूँ ना जी पहले तो फिलोसफी पढ़ लो। ओके, तो गरीबी में फिलोसफी थोड़ा ना पढ़ी जाती है। ओके, पहले रिच बनो, पहले कुछ सशक्त बनो, फिर फिलोसफी करो, ये सब बातें आइडियलिज्म की दुनिया में कैसे करोगे। एंड दैट इज द रीजन कि बांडुंग कॉन्फ्रेंस से इनकी बड़ी उम्मीदें टूटी। लेकिन साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज ने एक स्टेप लिया जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप था, और वो स्टेप था कि ये सब जो बांडुंग कॉन्फ्रेंस वगैरह है ना, इसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव एसोसिएशन बनाया जाए। एक ऑल्टरनेटिव एसोसिएशन, ऑल्टरनेटिव एसोसिएशन उस ऑल्टरनेटिव एसोसिएशन की शुरुआत हुई विद व्हाट इज कॉल्ड एज बैंकॉक डिक्लेरेशन। आई होप तुम लोग को समझ में आ रहा है और तुम लिखते जा रहे हो। देखो मैं भी तुम्हारे साथ पढ़ रहा हूँ, तुम भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ लेता हूँ, मजे होगी। पहले 5 ही कंट्रीज थे, इंडोनेशिया था, फिलीपींस था, सिंगापुर था, मलेशिया था, थाईलैंड था। ओके, इन 5 कंट्रीज ने एक डिक्लेरेशन साइन किया। ये 1967 की बात है, जिसे बोला गया बैंकॉक डिक्लेरेशन। इन्होंने बोला कि यार हम लोग करते इकोनॉमिक डेवलपमेंट और साथ में बनाकर बनाएंगे सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। देखो कितने समझदारी कर रहे हैं। देखो यहां पर ये एक सोशल प्रोग्रेस की बात करें और कल्चरल डेवलपमेंट की बात करें। होगा कैसे? ये तभी होगा जब तुम लोग युद्ध के, वायलेंस के रास्ते छोड़ दोगे, पीस और ट्रैंक्विलिटी में एक दूसरे के साथ मिल मिलाकर दोस्ती करके एसोसिएशन बनाओगे, नॉन कन्फ्रंटेशन होगा। यहाँ पे वर्ड्स देखते जाओ सारे, ये देखो मैं वर्ड्स दे रहा हूं तुमको। ये नॉन कन्फ्रंटेशन होगा, कोऑपरेशन होगा, ये वर्ड लिखते चले जाओ, ये सब आसियन है। इसी को उन्होंने नाम दिया द आसियान वे। क्या बोला गया इसको? इसको बोला गया द आसियान वे, तो रास्ता, आसियान का काम करने का एक तरीका, इसको बोला गया द आसियान वे। ये जो आसियान वे है इसमें 2 वर्ड्स यूज किए गए, एक है मशवरा एंड मुफाकत। हम श्योर क्यों होना चाहिए था, मैं फिर से बोल दूं, शायद तुम लोगों ने मिस कर लिया होगा। पहला है मशवरा और दूसरा है मुफाकत। एक्चुअली इसका मतलब यह है कि तुम नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट रहोगे और कोऑपरेटिव रहोगे। जो भी रहोगे वो कंसेंसस से होगा, इनफॉर्मली होगा। हर एक चीज के लिए बैठ के आर्ट कमिटी मत बनाते रहना। तुमने नोटिस किया जब हमारे यहाँ पे सार्क बना, हमने बनाया साउथ, हमारे 1985 में बना। देखो कंपैरिजन देखते जाओ, हमने 1985 में बनाया सार्क। ओके, सार्क था साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। तुम्हें ऐसा लग भी रहा होगा कि मैं इस बार तुम्हें टाइप करके क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे को ना ऐसा रियलाइजेशन हुआ कि ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा मुझे अभी अभी रियलाइज हुआ एक्चुअली। ओके, मुझे ये रियलाइजेशन हुआ कि हमारे ज़्यादातर जो लर्नर्स हैं, जो ज़्यादातर यूट्यूब पर वीडियोस देखते हैं, वो मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं। तो मुझे ना बड़ा शौक लगा। मैंने कहा हाँ यार, सब लोग तो लैपटॉप पे देख नहीं रहे, सब लोग तो स्क्रीन पे देख नहीं रहे, और मैं वजह जो छोटा छोटा लिखूंगा तो दिखाई नहीं देगा, राइट। तो इसीलिए मैंने ये कॉन्सेप्ट लिया कि क्यों ना, ओके, टाइप कर दूं ताकि तुम्हें दिखाई तो देता रहेगा। सो नाउ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट देयर इज, ओके, नाउ द एंटायर कॉन्टेक्स्ट देयर इज कि
हमने साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन बनाया, हमने भी रीजनल कोऑपरेशन बनाया, फिर ना, तो रीजनल कोऑपरेशन तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो था, ओके, वो हर थोड़े टाइम के बाद हमारे लिए कोई ना कोई पॉलिटिकल या फिर मिलिट्री या फिर टेरर, इस तरह का हमको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट हमारे लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट करता रहता था। तो ये सिचुएशन, ओके, हर थोड़े टाइम के बाद ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, तुम कोई भी डेवलपमेंट करेंगे, बीच में आप एक बनाएगी सार्क, एक ट्रांसपोर्ट चैनल बनाएगा जी, पाकिस्तान एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ऐसी कंट्री के साथ क्या कोऑपरेट करेंगे जो दिन प्रतिदिन सारा दिन तुम्हारी बर्बादी के कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी करता रहता है। इसलिए छोटी छोटी चीजों के लिए ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट, छोटी छोटी चीजों के लिए हमको कमिटी बैठानी है, ओके, एग्रीमेंट्स साइन करवाने, ओके, तो चार लोगों को मिला के बोलो, पुराने प्रॉब्लम्स हटाओ, डजंट वर्क दिस वे। इससे अच्छा तरीका है इनफॉर्मलिटी, इससे अच्छा तरीका है आसियान वे, मशवरा एंड मुफाकत। तुम फटाफट अग्रीमेंट करो, ओके, तुम फटाफट सेटल करो, कोई प्रॉब्लम होगा कंसेंसस से डेवलप करो, कोई मिलिट्री ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई वन अपमैनशिप नहीं, कुछ नहीं, नथिंग। लेट्स फटाफट डू इकोनॉमिक डेवलपमेंट, लेट अस डू इंटीग्रेशन एंड लेट अस डू सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट। बल्ले, ऐसे होना चाहिए। सो ये बहुत ही सिंपल सा तरीका है। और तीन तरह का यहाँ का, एक्चुअली तीन मेन, एक जो नेटवर्क हो गया, एक हो गया सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट, ओके, एक हो गया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और एक हो गया सिक्योरिटी कोऑपरेशन। सो कुछ कुछ देखा जाए, कुछ कुछ देखा जाए तो ये यूरोपियन यूनियन की तरह ही था इन अ वे। सो ईसीएससी, ओके, यूरोपियन काउंसिल फाइनली बनाया, और यूरोपियन पार्लियामेंट, एंड फाइनली इट फॉर्म्ड इनटू व्हाट इज कॉल्ड एज द ईयू एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। सो अगर तुम इसका, मुझे पता नहीं, उम्मीद है तुम्हें ये नीचे वाला डायग्राम दिख रहा होगा, नहीं होगा तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। तो ये आसियान फ्लैग है, ओके, इस आसियान फ्लैग में 10 पैडी यानी कि राइस के ऐसे तिनके होते हैं, ओके, जो दिखाए गए। ये 10 साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, जो कि बाद में, पहले तो 5 ने बैंकॉक डिक्लेरेशन साइन किया था, लेकिन इसमें था फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। ये कितना सॉलिड डायग्राम है कि हम साथ में रहेंगे तो विल बिकम अ वेरी स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर। तो ये आसियान कम्युनिटी, एज आई टोल्ड यू, एक सिक्योरिटी कम्युनिटी भी आएगी इसमें, ओके, कोई कन्फ्रंटेशन ना हो, ताकि जो ये सिक्योरिटी कम्युनिटी कम्युनिटी इसीलिए नहीं है कि किसी और पे अटैक करना है, या कोई भी दो कंट्रीज आसपास होंगी, उनका हो सकता है कोई ना कोई सिक्योरिटी कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे से होता होगा, देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी दैट उसको बढ़ने से पहले ही रिजॉल्व कर लिया जाए। दैट इज द एम ऑफ दीज काइंड्स ऑफ कम्युनिटीज। सो द एंटायर थिंग, उसी तरह से एक आसियान रीजनल फोरम बनाया गया, जिसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी बनाया गया। इसका एक और रीजन था, जो साउथ ईस्ट एशियन एरियाज है, वहां पर अब जैसे जैसे ट्रेड बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती जा रही है, दुनिया में भी जैसे जैसे क्राइम आ रहा है, टेरर आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स वी आर नोटिसिंग, इस एरिया में कहीं ड्रग्स ना आ जाए, वेपन्स ना आ जाए, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो इलीगल वेपन्स होते हैं, एंड सो ऑन सो। तो एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के बिना, इंटेलिजेंस शेयरिंग के बिना ये होने वाला नहीं है। सो आसियान, ऑल्दो प्रोमिनेंटली एक इकोनॉमिक ही कम्युनिटी रहा, प्लीज अंडरस्टैंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट को पकड़ना, इसका प्राइमरी एम आज भी, अभी अभी अगर तुम रिसेंटली बोलोगे तो बोलेंगे वी आर स्प्रेडिंग द विंग्स ऑफ आसियान एंड सो ऑन सो फोर्थ, उसके बारे में हम फिर किसी और दिन जाएंगे एट एन एडवांस लेवल। लेकिन ये प्रीडोमिनेटली, ये नेटो जैसा मत समझ लेना इसको गलती से, ओके, it is rising, and it is rising very fast as an economic giant, and that is the entire area on this part। चाहे वो साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज हो, चाहे अब इंडिया उसका पार्ट हो, चाहे बाद में आरसीईपी को, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को साथ में रख लेना,
चाहे चाइना को उसका पार्ट बना लेना, ऑल दीज थिंग्स have made ASEAN an economic giant like nobody had compared. Now, where does it take India into this picture? अब इंडिया की पिक्चर कैसे हो? सो लेट अस अंडरस्टैंड इंडिया एंड आसियान क्या है. सो लेट अस, अब इसमें फिर से कनेक्ट करना पड़ेगा. अब क्या कनेक्ट करेंगे? सो 1991 में 1991 में यूएसएसआर कोलैप्स कर गया, ये हमें पता चल गया. जब यूएसएसआर कोलैप्स कर गया तो एक बार उस टाइम के सिचुएशन को समझने की कोशिश करो. तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कोलैप्स कर गया. क्या बेस्ट फ्रेंड? मिलिट्री यहां से आता था, टेक यहां से आता था, इकोनॉमिक यहां से आता था, डिप्लोमेटिक सपोर्ट यहां से आता था, ओके, कल्चरल सपोर्ट यहां से आता था, ओके. क्या बचा क्या? ओके, जो सपोर्ट चाहिए तुमको यूएसएसआर देता था. यूएसएसआर कोलैप्स हो गया. जब यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, दुश्मन दुश्मन वहीं के वहीं, ओके, पाकिस्तान वहीं, ओके, चाइना प्रॉब्लम स्टिल क्रिएट कर रहा था, यूएस यूके ये लोग तो उस टाइम पे पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे. तो इंडिया वॉज इन अ वेरी प्रिकेरियस सिचुएशन. अब थोड़ा सा इसको घुमा के देखो. मैप देखा? मैप, हाँ. तो वेस्ट जाते, वेस्ट. वेस्ट कैसे जाओगे? वेस्ट में तो पाकिस्तान है. अच्छा, हाँ, यूएसए, हाँ, यूके, हाँ. तो फिर वेस्ट नहीं जाना. चलो जी, तुम्हारा यूएस के साथ तो चला गया. अब कहाँ देखो? नॉर्थ देखते हैं, नॉर्थ. नॉर्थ देखना है, देखो देखो, चाइना बैठा हुआ है. नॉर्थ को नहीं जाते, साउथ जाते, साउथ. अरे साउथ में क्या है? साउथ में तो श्रीलंका है. अच्छा, वो थोड़ा ना तुम्हारे यूएसएसआर को कॉम्पेंसेट कर लेगा. कहाँ जाऊं? ईस्ट चलते. Okay, and that is what the then government under Mr. Narasimha Rao, okay, decided. नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने सोचा, भाई वे नॉर्थ जा नहीं सकते, वेस्ट जा नहीं सकते, साउथ जा नहीं सकते, ईस्ट चलते. ओके, मैंने कहा ईस्ट पहले देखो तो सही. ओके, इस पॉलिसी को बोला गया लुक ईस्ट पॉलिसी. दिस इज कॉल्ड एज द लुक ईस्ट पॉलिसी. सो लुक ईस्ट पॉलिसी वाज कि इंडिया की अपनी जो अब भविष्य है वो नए अलायंसेस के बेसिस पे बनेगी. और वो जो नए अलायंसेस है वो साउथ ईस्ट एशियन या ईस्ट एशियन नेशंस होने चाहिए, राइट. और ये 1991 से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक पार्ट हो गया, द लुक ईस्ट पॉलिसी. सो दिस लुक ईस्ट पॉलिसी एक रिक्वायरमेंट थी. देखो, हर आइडिया का एक वक्त आता है. दिस इज द वक्त जो रिक्वायर्ड था कि इंडिया हैज टू टेक पार्ट और इंडिया हैज टू एक्ट स्मार्टली with regards to the look east policy. तो ये जो पिक्चर दिखाई जाएगी केशव द हिंदू में, तो ये तब हमारे सरदार मनमोहन सिंह फॉरेन फाइनेंस मिनिस्टर वो कंस्ट्रेंड थे, राइट. ये कंस्ट्रेंड थे नाउ टू लुक एट ईस्टर्न साइड. अब एक इसकी ट्रेजेडी ये रही कि हमने इसको देखा जरूर, लेकिन हमने इसको केवल प्रिंसिपली एक्सेप्ट किया, या किया भी तो एक्ट भी किया तो इन वेरी लेस मेजर किया. ओके, हम थोड़े रिलक्टेंट ही चल रहे थे. हम लोगों ने पहले थोड़ी देर कोशिश की. क्या कोशिश की? पहले ये कोशिश की कि हम लोग ना सार्क को रीबिल्ड कर लेते. सार्क ना रीबिल्ड होना था 1985 में जो सार्क बना था. ओके, वो इतना पाकिस्तान की वजह से स्पेशली इतना ज्यादा कन्फ्रंटेशनिस्ट हो गया था. ओके, कि वहां पर वहां पर बातें ज्यादा होती थी और वो भी कन्फ्रंटेशन बातें ज्यादा होती थी, काम तो हार्डली कुछ होता था. सो इंडिया ने बोला कि ये सब बेकार की बातें छोड़ो, हम लोग ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं, राइट, और स्टार्ट करते हैं विद इंटरेक्शन विद आसियान. एंड थैंकफुली ये वर्क कर रहा है. सो आसियान इज वर्किंग फॉर अस in our newly formed plan. And thanks to Mr. Modi, 2014 ऑनवर्ड्स नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट आई. तो नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने वो जो प्रिंसिपली से चल रहा था ना, जो लुक ईस्ट पॉलिसी कि जो धीरे 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 चल रहा था, उसी को फास्ट कर दिया. और बोला कि सबके प्रिंसिपली क्यों कर रहे हो? उसको बोला एक्ट ईस्ट पॉलिसी. सो इट वाज कॉल्ड एज द एक्ट ईस्ट पॉलिसी. वी टुक bigger steps. We ensured that we will go to take bigger steps in getting
more and more cooperation, more and more coordination with ASEAN countries. तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो ये टॉपर मटेरियल होने का ये पॉइंट होता है. व्हाई डिड आसियान सक्सीड वेयर सार्क डिड नॉट? इज दिस बिकॉज दे डू नॉट हैव वन डोमिनेंट कंट्री इन द रीजन? ये भी एक क्वेश्चन तुम्हें पता होना चाहिए. इसका क्या है ना, हम लोग पाकिस्तान को बोलते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं उसमें एक रीजन और बताते हैं सार्क का. इंडिया को सार्क में बिग ब्रदर होने का इल्जाम मिल गया. अब ये बिग ब्रदर बड़ा खतरनाक होता है. अगर तुम सार्क कंट्रीज को देखोगे तो साइज के मामले में इंडिया ह्यूज, बाकी सब बहुत छोटे. मिलिटरली इंडिया ह्यूज, बाकी सब बहुत छोटे. इकोनॉमिकली, टेक्नोलॉजिकली, दिस एंड सो ऑन सो. तो कोई भी अगर डिसीजन ले लेते थे और तो बोला जाता था कि जी इंडिया है ना, आप जरूरत से ज्यादा हावी हो रहे हो. इंडिया बोले यार हम कर रहे सबके लिए, तुम हम पर बिग ब्रदर होने का इल्जाम लगा रहे हो. नंबर वन ये. दूसरी बात है, सामने से उतने ज्यादा मदद कभी नहीं होता था. जैसे जो सार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साफ्टा, वो हार्डली, वो उसको तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड तक क्रिटिसाइज करता है कि वो साफ्टा होने के बावजूद वो इतना कॉम्प्लिकेटेड ट्रेड एग्रीमेंट है कि इट विल बी ऑफ नो एडवांटेज टू एनीवन. तो मदद करना है क्या ना, तो इंडिया करेगा. ओके. और इंडिया अगर कुछ बोलेगा तो बोलेगा तुम बिग ब्रदर हो. ऐसी सिचुएशन तो चलेगी ही नहीं. एंड दैट इज द रीजन कि इट इज बेटर टू डील विद सच कंट्रीज जहां पर बराबरी की बात हो, मशवरा हो, मुफाकत हो, रादर देन ये वन अपमैनशिप का इल्जाम सहते रहो. एंड दैट इज द रीजन वी आर बेटर ऑफ डीलिंग विद आसियान देन वेटिंग फॉर सार्क टू रिकवर, इफ एट ऑल इट इज गोइंग टू रिकवर. Yes, it may be a regional cooperation, but it is certainly not there. सो एंटायर थिंग जो मैंने तुम्हें चाइना के बारे में समझा दिया था. ओके. चाइनीज इज द थर्ड वन जो सबको इंपॉर्टेंट मैंने तुम्हें बताया था. चाइनीज लीडरशिप टुक मेजर पॉलिसी डिसीजंस इन 1970s. China ended its political and economic isolation in 1972. फॉर मॉडर्नाइजेशन, एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया. डेंग जाओपिंग ने ओपन डोर पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया. पॉलिसी इसी वीडियो में देखो, इसलिए मैंने बोला था तो मैं इंटरकनेक्टेड वीडियो करा रहा हूं ताकि तुमको ये एक ही वीडियो से बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए. China followed its own path in introducing a market economy. Chinese did not go for shock therapy, but step by step. प्राइवेटाइजेशन पहले एग्रीकल्चर में हुआ, फिर उसके बाद इंडस्ट्री में हुआ, फिर धीरे धीरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बनाए गए. स्टेट कंटिन्यूड कंट्रोलिंग अ वेरी मेजर सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ दिस मार्केट इकोनॉमी. ये एक अलग ही मॉडल चल रहा था. सो धीरे 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 रहकर ये एक ह्यूज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो गई. किसी को समझ में नहीं आया कि ये अचानक इतना बड़ा जायंट कहां से क्रिएट हो गया. सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन. एंड व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज चाइना बिकम्स, इस चैप्टर के अनुसार, द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पावर. सो दिस इज द एंटायर सिचुएशन. चाइना एक विचित्र बाइसिकल है. ओके. चाइना इज द विचित्र बाइसिकल. पहली बात ये है कि चाइना में बाइसिकल इसलिए दिखाया जा रहा है बिकॉज चाइनीज लोग है ना बाइसिकल बड़ा यूज करते हैं. तो चाइना एक विचित्र बाइसिकल है इन द सेंस कि जो चाइना है, ओके, उसका एक पहिया आज भी वो पुराना सोशलिज्म कम्युनिज्म वाली सीक्वेंस पे, मतलब वो स्टेट पॉलिसी के नाम पे आज भी सोशलिस्ट है. लेकिन जो दूसरा है वो डॉलर बेस्ड है, पैसा भी कमा रहे. तुम नोटिस करो कि दुनिया में कोई आइडियोलॉजी नहीं होती. ओके. वो आइडियोलॉजी होती है जो उस टाइम पे एप्लीकेबल होती है. इसी को रियल पॉलिटिक बोलते हैं. इसी चीज को रियल पॉलिटिक बोलते हैं. इसी को बोलते हैं यथार्थवादी होना, रियलिस्ट होना. एंड दैट इज द एंटायर सिचुएशन. तो एक जमाने में वही लाल चीज जो होती, ओके, वो माओ की यानी कि कम्युनिज्म का तरीका था, उसी को रटते चले जाओ, उसी को पढ़ते चले जाओ. और आज ये वो टाइम आ गया है जब the Russians, oh sorry, the Chinese are practically trying to with the world with a capitalist hand. So एक समय के साथ एक फिलोसफी को मॉडिफाई करना जरूरी है.
अदरवाइज ये कोई खास प्रैक्टिकल नहीं होता। आइडियलिज्म से दुनिया नहीं चलती। इन द फास्ट ग्रोइंग वर्ल्ड दैट वी आर हैविंग, इंडिया एंड चाइना को भी ऑल्टर होना पड़ेगा। सो अब इंडिया को क्या करना पड़ेगा? सो लेट अस फर्स्ट टॉक इन डिटेल अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस, बिकॉज आज की डेट में आप इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में पढ़ाई करो और जी चाइना के बारे में ना पढ़ाई करो तो फिर पढ़ी क्यों रहे थे? बिकॉज चाइना हैज नाउ प्लेड और इज प्लेइंग एटलीस्ट अ वेरी ह्यूज रोल इन इंटरनेशनल डोमेन। सो पहले हम स्टोरी स्टार्ट करते हो और इसको समझने की कोशिश करेंगे, तब जाके तुम फिर जब मैं पढ़ा दूंगा फिर तुम्हें ये सारी कहानी समझ में आ जाएगी। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट यू हैव टू सेटल डाउन एंड अंडरस्टैंड दिस पार्ट। तो पहले हम इंडिया और चाइना को एंशियंट तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले हम इसको एंशियंट तरीके से समझने की कोशिश। तो एंशियंट में इंडिया और चाइना के बारे में तुमने हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा कि हम लोग दोनों ही जो कंट्रीज थे, हमारे बीच में बड़ा नॉर्मल ट्रेड होता था। और हमारे यहाँ के स्कॉलर्स वहाँ जाते थे, वहाँ के स्कॉलर्स यहाँ आ जाते थे। इनफैक्ट बुद्धिज्म, जो कि चाइना में एक रिलीजन, प्रीडोमिनेंट रिलीजन है, वो एक्चुअली इंडिया से ही गए। गौतम बुद्ध तो इंडिया से ही वहाँ से प्रमोट हुआ, जो भी स्टार्ट हुआ। सो एंशियंट वहां से भी आता था, वेन्सांग आता था, फायन आया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एंशियंट दोनों कंट्रीज एम्पायर्स भी थे और दोनों कंट्रीज नॉलेज में भी थे, उनका कल्चर भी था एंड सो ऑन सो फोर्थ। और कमाल की और ट्रैजिक बात ये थी कि दोनों ही विक्टिम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन भी रहे। ये बात भी ठीक है, दोनों ही विक्टिम्स ऑफ कॉलोनाइजेशन भी रहे, दोनों में कॉलोनाइजेशन हुआ। और कॉलोनाइजेशन तो किसी का भला करने के लिए था ही नहीं, तो दोनों विक्टिम्स ही थे। तो दोनों जब इंडिपेंडेंट हुए और दोनों जब आउट ऑफ डीकोलोनाइज हुए छोटू से, तो दोनों ही पॉवर्टी स्ट्रक थे, दोनों ही लार्ज साइज में थे, दोनों के लार्ज साइज थे, दोनों के पास ही लार्ज पॉपुलेशन था एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो एक तरह से देखा जाए, एक तरह से देखा जाए तो दोनों के चैलेंजेस ह्यूज भी थे, कुछ हद तक मैचिंग भी थे। अगर तुम देखो जाए तो कुछ हद तक तो जो इनके चैलेंजेस थे वो एक दूसरे से मैच भी कर रहे थे। हाँ, क्योंकि एक बड़े बड़े कंट्रीज होने के नाते दीज टू एशियन जाइंट्स, मैं तुम्हें सारे वर्ड्स भी बता रहा हूँ जो तुम अपने एग्जाम में लिख सकते हो। द टू एशियन जाइंट्स, ओके, जाइंट्स, ये जाइंट्स के कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट थे वो सेम भी थे। अब यहाँ से हो गया, बहुत हो गया सिमिलरिटी, बहुत सिमिलरिटी। अब तो दूसरा सुनो। हाँ, ये आपको लगेगा यार सब तो सेम ही लग रहा है, फिर हम लड़ क्यों रहे थे? सिचुएशन यहाँ पर समझने की कोशिश करो कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, ओके, कल्चरल, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी इंटरेक्शंस होने के बावजूद हमारी बहुत सारी सिचुएशन इंटरनल फॉरेन पॉलिसी की वजह से, हमारे अंदर जो बदलाव था जो फॉरेन पॉलिसी का, उस सिचुएशन की वजह से था। सिचुएशन ये था कि जब हमने हमारी फॉरेन पॉलिसी आई, वो प्राइमरीली गांधीयन नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी थी। वर्ड पकड़ो, हमारा जो थॉट प्रोसेस था वो ज्यादातर गांधीयन नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी था। अब तुम गांधीयन नेहरूवियन फॉरेन पॉलिसी को डिस्क्राइब कैसे करोगे? हाँ, तो ऐसा थोड़ा ना बोलोगे गांधीयन। इसके लिए दो वर्ड्स यूज करना। वो वर्ड क्या यूज करना? उसको बोलना पीसफुल को एक्सिस्टेंस। वेरी गुड। इसको क्या बोलोगे? इसको बोलना पीसफुल को एक्सिस्टेंस। हम लोग सब साथ में रहेंगे और पीसफुली रहेंगे, ये हमारी इंटरनल फॉरेन पॉलिसी है। ओके, चाइना के तारीफ में भी बोलो। हाँ, चाइना जो फॉलो करता है वो कल्चरल रेवोल्यूशन के बाद उनका जो बॉस बन गया वो माओ का कॉन्सेप्ट था। तो माओ का कॉन्सेप्ट था एक्सपेंशनिस्ट चाइना। ओके, ओके, इट वाज एक्सपेंशनिज्म। तो माओ का कॉन्सेप्ट था एक्सपेंशनिज्म। अरे भैया, वो तो चाइना को देखते नहीं था, बोलता था क्या बच्चों जैसी बातें करते हैं, अभी तो हमें बहुत आगे बढ़ना है।
हम तो मिडिल किंगडम वाले सपने में हैं। ओके, तो देखो, समझने वाली बात है, एक ही चीज को तुम किसी और तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो, सामने वाला किसी और तरह से इंटरप्रेट कर सकता है। इंडिया के एम्पायर्स रहे, हम चंद्रगुप्त मौर्य के बच्चे हैं। ओके, हमारे पास हमारे एम्पायर्स का भी इधर से उधर का अंत नहीं था। ओके, और सम्राट अशोक हमारे रहे। ओके, विजयनगर एम्पायर हमारा था, हमने भी देखा ये सब। ओके, तो महाराजा रंजीत सिंह का एम्पायर हमने भी देखे, लेकिन हमारे मन के कॉन्सेप्ट्स जो थे, ये एक्सपेंशनिज्म नहीं था। हम फिर भी पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करें, और चाइना भी एम्पायर्स रहा होगा आई एम श्योर, लेकिन आपके मन में रह गया एक्सपेंशनिज्म कि ना जी अभी तो और फैलाना है। इंडिया बोल रहा है पीसफुल को एग्जिस्टेंस, वो बोले एक्सपेंशनिज्म। जब आइडियोलॉजीज एक दूसरे से जब आइडियोलॉजीज एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, तो भैया युद्ध तो हो गई ना, कन्फ्रंटेशन तो हो गई। यही था मेन रीजन। तो इंटरनेशनल रिलेशन को सिर्फ इवेंट्स पे मत देखा करो, इंटरनेशनल इवेंट्स को ऑल्सो लुक एट देम विद द आईज ऑफ आइडियोलॉजीज। ये बड़ा जरूरी होता है, वरना सारा का सारा किया करा है बर्बाद हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू लुक एट एनी ऑफ द टॉपिक्स, अदरवाइज तुमने सब उल्टा सीधा ही पढ़ना है। ऑल राइट, तो अब चलेंगे हम आगे। आ जाओ जी, अब हो गए इंडिपेंडेंट। अब पहले, अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई यार, आगे बढ़ो, आगे नहीं बढ़ सकते, अभी समझने की कोशिश करो, और पीछे जाना पड़ेगा। अब जाना पड़ेगा ब्रिटिश एम्पायर के टाइम पे। तो ब्रिटिश एम्पायर जो था, ये लोग भी सारा खेल तो पावर पॉलिटिक्स का ही चल रहा है। वो चाहे आज चाइना और यूएसए के बीच में चल रहा है। ओके, एक जमाने में नाजीज और अदर अलाइड और एक्सिस पावर्स के बीच में चल रहा था। जब ब्रिटिश एम्पायर फैल रहा था, तो ब्रिटिश एम्पायर को रशियन एम्पायर से बड़ा डर था। देखो, मैं तुम्हें कहाँ की स्टोरी सुना रहा हूँ। तो ब्रिटिश एम्पायर को रशियन एम्पायर से बड़ा डर था, और इन लोगों के बीच में एक ना चेस, जैसे शतरंज की बाजी होती है ना, वैसे चलती थी, जिसको बोलते थे द ग्रेट गेम। क्या बोलते थे इसको? ग्रेट गेम। तो ये ग्रेट गेम थी, ऐसा बड़ा गेम था। वो गेम क्या था कि ब्रिटिशर्स कोशिश करते थे कि यार रशियंस एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर डोमिनेट ना करें, राइट, और रशियंस एक्सपैंड कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स उनको स्टॉप कर रहे हैं। इस ग्रेट गेम में एक नई थ्योरी बनी, और उस नई थ्योरी का नाम किया गया बफर स्टेट। क्या बोला गया उसको? उसको बोला गया बफर स्टेट। व्हाट वाज इट कॉल्ड? बफर स्टेट। व्हाट इज बफर स्टेट? बफर स्टेट ये था, बहुत सिंपल सा प्लान था कि अगर ये रशियन एम्पायर है, ओके, ये रशियन एम्पायर या फिर रशिया का कोई इन्फ्लुएंस कंट्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, ये प्लीज पुराने जमाने की बात हो रही है, ठीक है, 18th सेंचुरी की बात हो रही है। कब की बात हो रही है? ये 18th सेंचुरी की। नहीं तो पता चले तुम्हें अभी पुतिन दिख रहा होगा। ओके, अभी ये पुतिन साहब की बात नहीं हो रही, 18th सेंचुरी की बात हो रही। सो अफगानिस्तान में, तिब्बत में, यहाँ पे जो भी वॉर जो भी हुआ, ये सब ग्रेट गेम के पार्ट है। मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो ये था कि जो भी रशिया या फिर रशिया से मिलते जुलते जो भी सिचुएशन है, ओके, ये जो भी होंगे ना, इन लोगों को डायरेक्टली डायरेक्टली किसी भी हाल में इंडिया, या इंडिया इसलिए क्योंकि वो इंग्लैंड की सबसे फेवरेट कॉलोनी थी। ओके, क्योंकि सारा पैसा तो हमसे ही जाता था, वी वर द जूल इन द क्राउन, सो टू से। तो ये जो इंडिया एज अ कॉलोनी है, इसको डायरेक्टली उसके साथ टच नहीं होने देना। तो बीच में एक और ऐसी कंट्री जरूर होनी चाहिए जो कि डायरेक्टली रशिया या रशिया के बॉर्डर, जो फ्रेंडली कंट्री है, जो उसका प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकती है, उसके एजेंडा को और आगे बढ़ा सकती है, उससे से इसको टच नहीं होने देना। ठीक है जी, इसको क्या बोलोगे? अरे बाबा, इसी को तो बोलेंगे अपन लोग बफर स्टेट। तो हमारे कहानी में क्या कॉन्सेप्ट है? बफर स्टेट जो ब्रिटिश इंडिया, ध्यान से समझने की कोशिश करो, जो ब्रिटिश इंडिया और रशियन एम्पायर के बीच का बफर स्टेट बनाने का प्रोग्राम हुआ, वो था तिब्बत। सो तिब्बत वुड एक्ट एज द बफर स्टेट बिटवीन चाइना, जो
ब्रिटिश इंडिया को डर लगता था एंड प्रोटेक्ट ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम एनी मिसएडवेंचर और एक्सपेंशन ऑफ कम्युनिज्म, सो टू से। कम्युनिज्म तो बहुत बात की बात है, लेकिन जस्ट टू से द रशियंस एंड सो ऑन सो। सो ये सिचुएशन इन लोगों ने बहुत पहले से भांप ली थी कि अब हम लोग को एक बफर स्टेट बनाना है। नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द सिचुएशन। तो अब हम चलेंगे 1865 में। कहां जा रहे हैं हम लोग? 1865। सो टारगेट क्या है? टारगेट है लद्दाख रीजन, ओके, ऑफ आवर जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और दूसरी साइड पे क्या है? दूसरी साइड पे जिनजियांग रीजन। देखो मैं तुम्हारे लिए टाइप कर रहा हूँ, ओके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं लिखता हूँ तो तुम जब मोबाइल पे पढ़ते हो तो तुम्हें शायद पढ़ने में मुश्किल होती होगी। तो मेरे को ऐसा रियलाइजेशन हुआ, फिर मेरे को बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार ये तो मुझे पता ही नहीं चला कि तुम में से बहुत सारे लोग तो मोबाइल पे देखते हो ऐसा। तो फिर तुम लोग कैसे देखते होंगे? नहीं दिखता, कोई बात नहीं, अब तो दिख रहा है। तो ये है जिनजियांग रीजन ऑफ टिबेट। सर एक तो है ना, हमने आपको पढ़ने का मजा नहीं आ रहा। टिबेट मतलब चाइना ना? अरे बाबा रुक जाना, अभी टिबेट ही सोच। नहीं नहीं, पर टिबेट मतलब चाइना ना? अरे नहीं यार, उन दिनों चाइना से टिबेट अलग था। अच्छा, ओके। चाइना उन दिनों अलग था और टिबेट अलग था। ओके, वेरी गुड। तो चाइना को अलग से पढ़ो, ठीक है। तो चाइना अलग, जिनजियांग रीजन, और ये जिनजियांग रीजन वही है, ओके। तुम लोग को तो आती नहीं होगी चाइनीज, हाँ। इसी को सिनकियांग रीजन बोलते हैं। अच्छा, ओके, तो ये जिनजियांग रीजन है, ये सिनकियांग रीजन। तो यहां पर सिचुएशन जो हो रही है, यहां पर जो सिचुएशन हो रही है, उसको हमने क्रिएट करना है। द कॉन्सेप्ट ऑफ, हमें क्रिएट करना है द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज बफर स्टेट। तो ब्रिटिशर्स ने बुलाया एक उनका क्या ब्यूरो, जो ब्यूरोक्रेटिक होता होगा तब मैप वैप बनाते होंगे, और उन लोगों ने एक लाइन बनाई। एक का नाम था जॉनसन और एक का नाम था आरडैग। जॉनसन, एक का नाम था आरडैग। और इन दोनों, ये अलग अलग लोग हैं, okay? और इन लोगों ने मिलकर एक लाइन बनाई, उसका नाम रखा गया जॉनसन आरडैग लाइन। इस लाइन का नाम क्या है? जॉनसन आरडैग लाइन। तो ये लिख लो कहीं पर, ओके। मुझे उम्मीद है तुम लोग नोट्स बना रहे हो, कि तुम ऐसे बैठे हो। वैसे तुम आप तो तुम नोट्स बना रहे होंगे, या इतना अच्छा मौका तुम्हारा जा रहा है तो फिर मैं कुछ नहीं कह सकता। अब जॉनसन आरडैग लाइन को ध्यान से समझने की कोशिश करो। सो जॉनसन आरडैग लाइन इस तरह से लिखी बनाई गई थी। इन द लद्दाख रीजन, एक साइड पे है जिनजियांग रीजन, एक साइड पे है, और आगे जाएंगे तो है चाइना। समझ में आ रहा है? तो ये तीन चीजें, ये जॉनसन आरडैग लाइन इस तरह से बनाई गई थी कि जो जिनजियांग रीजन में अक्साई चिन, अक्साई चिन, जो लद्दाख का एरिया है जिनजियांग रीजन से, वो अक्साई चिन रीजन हमारा होगा। हमारा इन द सेंस ब्रिटिश इंडिया का पार्ट होगा। तो अगर मैप का ये पार्ट मान लिया जाए, मैप की ये लाइन मान ली जाए, तो जो अक्साई चिन रीजन है जो लद्दाख में है, ओके, वो ब्रिटिश इंडिया का पार्ट है। तो अब तुम समझो, ये लद्दाख में है मतलब बोलना अजीब सी बात होगी। मैं बोलूंगा कि जॉनसन आरडैग लाइन बनने के बाद अक्साई चिन रीजन इंडिया का, ब्रिटिश इंडिया का पार्ट माना जाएगा ऑन द मैप, ओके। क्योंकि कोई किसी का पार्ट होता थोड़ा ना है, मैप में डालते तो बन जाता है। हम बड़े खुश थे, हम मतलब ब्रिटिश इंडिया खुश हो गया। ब्रिटिश इंडिया बोला कि देखो, अब आ गए टिबेट का जो जिनजियांग रीजन है, उसका जो अक्साई चिन रीजन है वो हमारा हो गया, और हमारा लाइन भी ड्रॉ हो गई, और अब बफर स्टेट का काम भी हो गया। तो सारा काम हो गया। तुम्हारे मन में एक ऐसा विचार तो आ रहा होगा कि चाइना ने तब कुछ नहीं बोला, चाइना को पूछे वो तब ना, मतलब चाइना से किसी ने पूछा ही नहीं। तो चाइना से पूछा ही नहीं ना, चाइना से पूछा ही नहीं, चाइना से हमने बात ही नहीं की। हमने बोला चाइना क्यों बोला? तो चाइना में उन दिनों एक रिवोल्ट चल रहा था, द डंगन रिवोल्ट, ओके। तो चाइना से हमने पूछा ही नहीं, हमने मतलब ब्रिटिशर्स ने, उन लोगों ने पूछा ही नहीं। चाइना वॉज नेवर अ पार्ट ऑफ दिस पार्ट।
तो ब्रिटिशर्स ने बोला छोड़ो यार, क्या फर्क पड़ता है, चाइना तो बिजी है। तो कश्मीर के राजा को बोल दिया गया कि देखो जी, हमारा वहां पर ना एक लाइन फिक्स हो गई है, अब हम तुम्हें लाइन दिखा देते हैं, उसको बोलते हैं जॉनसन आर्डैग लाइन। वहां पर ना तुम कुछ तो अपनी निशानी डाल दो ताकि लोगों को पता चले कि ये हमारा बॉर्डर है। उसने बोला कोई बात नहीं। उसी जगह पर उसने एक किला खड़ा कर दिया, उस किला को बोला गया था शहीदुल्ला फोर्ट। कोई जाके बैठा नहीं वहां पे। ओके, इसी को चाइनीज लोग जियादुल्ला फोर्ट बोलते। ओके, मतलब सेम सेम हुए थे, स्पेलिंग में एरर होते। ओके, तो ये फोर्ट भी बन गया। किसी ने यूटिलाइज नहीं किया यार, कौन यूटिलाइज करेगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं रहा था, लद्दाख ऐसे बहुत डिफिकल्ट दुर्गम स्थान है। किसी ने कुछ बोला नहीं, वक्त निकल गया, किसी ने देखा ही नहीं। 1865 की ये कहानी हो गई, जॉनसन आर्डैग लाइन हो गई, अक्सर चिन्ह ब्रिटिश इंडिया का हो गया, लोग भूल गए। डंग एंड रिवोल्ट खत्म हो गया। व्हाट? डंग एंड रिवोल्ट खत्म हो गया, चाइना फ्री हो गया। 1892 में चाइना ने बोला यार 1865 की वो लाइन है, हम तो पार्टी नहीं बना, हमें पता ही नहीं। उन लोगों ने एक और लाइन बनवा दी वहां पे, उस लाइन को बोला गया मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। इस लाइन को बोला गया मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। तो मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन बनी। और मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन उसी जगह पे, वही 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 तीन जगह, एक साइड पे लद्दाख, एक साइड पे जिनजियांग, एक साइड पे चाइना। ओके, और इस मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन ने स्यापा कर दिया। क्यों? तो बोला अक्साई चिन रीजन चाइना का है, यानी कि तिब्बत का है। ओके, जिनजियांग रीजन का है। ये क्या बात है? बात है, चाइना बोलता हम अपनी लाइन मानेंगे, और जॉनसन ऑर्डर की लाइन ब्रिटिशर्स की लाइन थी। चलो कोई बात नहीं, अभी सेटल करते। सेटल ही तो नहीं किया ब्रिटिशर्स ने, दे नेवर सेटल्ड इट। ओके, उन्होंने इसको कभी कन्फ्रंट ही नहीं किया, दे नेवर कन्फ्रंटेड। वो लोग अपने ऑफिसिंग ऑफिशियल पेपर्स में हमेशा के लिए जॉनसन ऑर्डर की लाइन ही दिखाते रहे। चाइना से उन्होंने इसलिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं किया क्योंकि उनको चाइना की जरूरत थी। वर्ल्ड वॉर 1 में चाइना की जरूरत हुई, बाद में वर्ल्ड वॉर 2 में भी चाइना की जरूरत हुई। तो ये लोगों ने बोला इसको क्या कॉन्फ्लिक्ट करना है। ओके, ये इनका काम चल रहा था। चाइना भी तब अपने ही कॉलोनाइजेशन, अपने ही सिविल वॉर में ही इतना बिजी था, किसी ने इस बारे में बात ही नहीं की। ऐसी प्रॉब्लम्स को बोलते हैं कार्टोग्राफिक कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या बोलते हैं? कार्टोग्राफिक कॉन्फ्लिक्ट्स। क्या बोलते हैं सर? ऐसे बातों को बोलते हैं कार्टोग्राफिक कॉन्फ्लिक्ट। ये क्या होता है? कार्टोग्राफिक मतलब मैप वाले कॉन्फ्लिक्ट्स। ओके, अब तुम्हारे सर पे हो गया आफत, ऑलराइट, अब जीवन तुम्हारा हमेशा नर्क ही गुजरेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे दो मैप्स हो गए। एक मैप है जिसके ऊपर है जॉनसन आर्डैग लाइन, ओके, और दूसरा मैप है जिस पर लिखा हुआ है मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन। पता, दोनों एमसी मैककार्टनल मैककार्टनल। अब प्रॉब्लम है, इस बेचारे में फंस गया है अक्साई चिन। अगर हम जॉनसन आर्डैग लाइन की बात करेंगे तो अक्साई चिन ब्रिटिश इंडिया का है। अब ब्रिटिश इंडिया क्यों बोल रहा हूं मैं? अब तो हम 1947 में आ गए ना, तो आज़ाद हो गए। और जितने भी ब्रिटिश इंडिया ने एग्रीमेंट साइन किए, जितने भी ब्रिटिश इंडिया ने ट्रीटी साइन की, जितने भी ब्रिटिश इंडिया ने मैप्स बनाए, उस सबको किसने इनहेरिट किया? इंडिया ने। सिंपल एज दैट। सो इंडिया उसको इनहेरिट करेगा। सो इंडिया क्या मानेगा? मानना ही चाहिए जॉनसन आर्डैग लाइन। तो किसका पार्ट है अक्साई चिन? लद्दाख का। और लद्दाख किसका है? हमारा, इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। तो अक्साई चिन किसका हुआ? हमारा। चाइना को फोन करोगे तो, चाइना से बात करोगे तो चाइना बोलेगा कैसी लाइन, हमें तो पता ही नहीं। ओके, हमें तो पता ही नहीं। हमारे हिसाब से तो लाइन का नाम है मैककार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, उसके हिसाब से अक्साई चिन जो है वो हमारा है। ओहो, ऐसी लाइंस प्रॉब्लम्स को क्या बोलते हैं? ऐसी लाइंस प्रॉब्लम्स को बोलते हैं कार्टोग्राफिक कॉन्फ्लिक्ट्स। और जो चाइना की सबसे खतरनाक आदत है वो ये है कि वो जेब में अपनी मर्जी का मैप लेकर घूमते रहते हैं। उनको बड़ा मजा आता है। वो उनको कुछ भी बोलोगे ना तो वो कार्टोग्राफिक एक्सपेंशन करते। ओके, ये क्या होता है सर? कार्टोग्राफिक, ये इनके पास ना मैप बैठे हुए, इनके जेब में बैठे हुए। इनको बोलोगे यार तुम जहाँ पर खड़े हो ना, वो हमारी जगह पे खड़े हो गए, तुम लोग क्यों आ गए हो? बोलेंगे रुको। तो वो अपने फोल्डर में से एक मैप निकाल के दिखाते, बोलते देखो जी ये मैप दिख रहा है, इस मैप के अनुसार ये हमारा है। मैंने कहा ये मैप कब बना?
बोले 500 साल बना था, पहले बना था। मैंने कहा ना मेरा सिग्नेचर ना किसी का सिग्नेचर, किसने बनाया? बोला बस हमारा यही तरीका है। इसको, ये कार्टोग्राफिक अग्रेशन है इनका, इनका स्टाइल ही है। ओके, ऐसे पुराने पुराने मैप दिखाएंगे, राइट, कि आदमी ना सब लगेगा क्या होगा। और दूसरी बात जो चाइना की एक और बड़ी खतरनाक अदा है, वो है सलामी स्लाइसिंग। तो ये लोग क्या करेंगे, इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। ये लोग क्या करेंगे, कभी भी पूरा शहर नहीं मानेंगे, पूरा अक्साई चेन नहीं मानेंगे, मांगेंगे। पहले बोलेंगे ये नदी हमारी है, पहले नदी पे लड़ लेंगे, सामने वाला थक जाएगा, बोलेगा चल यार नदी दे दे यार, हम तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाले हैं। फिर उसके बाद बोलेंगे नो जी, वो नदी के बाजू वाला जो पुल है ना वो भी हमारा है। अब बोलेंगे जब नदी दे दी तो पुल भी दे दे। अब पुल के लिए तो तुम युद्ध करोगे नहीं, फिर पुल के बाद बोलेंगे वो जो खेत है ना वो भी हमारा है। तो आदमी है ना, बोलता है यार चल छोड़ यार, जैसे वो खेत, पहले नदी गई, फिर पुल गया, फिर खेत गया, फिर गांव गया, फिर पता चले 20-25 साल पहले पीछे मुड़ के देखो ना, पता चले पूरा एरिया ही निकल गया। इसको बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग। तो ये मिलिट्री पार्लेंस का तरीका होता है। जरूरी नहीं है कि पूरा धावा बोल दो, थोड़ा 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 करके बिट्स एंड पीसेस में खाओ। ये चाइना ने इसको स्पेशलाइज हो गया इसमें। ये जो मैंने अभी तक तुमको बताया ये वेस्टर्न एरिया में, तो ये वेस्टर्न सेक्टर है, इंडिया और चाइना के बॉर्डर का वेस्टर्न सेक्टर। तो पहले मैं पढ़ा देता हूँ, फिर मैं तुमको बताऊंगा कि एनसीईआरटी कितना कॉम्प्रिहेंसिवली इसको बताता है, और रादर कितना कॉम्पैक्टली इसको बताता है, और कितना टाइम लग रहा है मेरे को तुमको समझाने में। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि मेरे को ये पूरा का पूरा वीडियो बनाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है। बिकॉज एक एक लाइन जो एनसीईआरटी में लिखे वो अपने आप में हमारे प्लस क्लासेस का, यू नो, उसमें हम आधा पौना घंटा डिस्कशन कर लेते। अब यहाँ पे तो मैं समराइज ही कर सकता हूँ। तो दूसरा प्रॉब्लम देखते हैं ईस्टर्न सेक्टर में। अब ईस्टर्न सेक्टर में कहाँ से देख रहे हो? ईस्टर्न सेक्टर में एक और प्रॉब्लम थी, तो ये वही पुरानी कहानी चल रही। अच्छा, स्टोरी वही पुरानी, वही ब्रिटिश एम्पायर, हाँ, वही क्या बोलते ग्रेट गेम, हाँ, वही बफर स्टेट, वो सब कुछ सेम है। ओके, फिर से तिब्बत, फिर से चाइना एंड सो ऑन सो। तो वेस्टर्न साइड पे लद्दाख में तो ब्रिटिशर्स ने ये कर दिया, वहां कंफ्यूजन छोड़ दी जॉनसन आर्डाइक लाइन वाली। ऐसी एक इन लोगों ने गेम बनाया था, और राधा गेम का पार्ट था, जो इन लोगों ने ईस्टर्न सेक्टर में, जहां पर आज हमारा अरुणाचल प्रदेश है, ओके, उस एस्पेक्ट को भी क्लैरिफाई करने के लिए इन्होंने एक शिमला एकॉर्ड बुलाया 1914 में। तो शिमला एकॉर्ड 1914 में आया। ब्रिटिशर्स का फिर से यही प्लान था कि यार एक मैप बना लेते हैं, तो ठीक है जी। तो तिब्बत के एक रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया गया, ओके, चाइना की तरफ से भी आया। चाइना की तरफ से, यार मैं बाद में चाइना लिखता हूँ, चियान लिख देते, ओके, चाइना होता है। इसकी तरफ से जो बंदा आया उसको बोला गया इवान चेन, जो चाइना की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव आया। और उस टाइम पे जो सिक्किम था ना वो इंडिपेंडेंट स्टेट था, उनके भी राजा को बुलाया गया, और ब्रिटिश और थोड़े बहुत इधर उधर भी थे, लेकिन प्राइमरली ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। अरे पर मोर मोर इम्पोर्टेंट ब्रिटिश इंडिया थे। हाँ, तो ब्रिटिशर्स की तरफ से आया था, बड़ा फेमस आदमी है उसका नाम, ओके, उसका नाम था मैकमोहन। ओ, हेनरी मैकमोहन, तुम्हें याद होगा, जो इंडिया और चाइना के बीच का बॉर्डर होता है उसको मैकमोहन लाइन बोलते हैं। ओहो, ये वही मैकमोहन है, वेरी गुड। तो इन लोगों के बीच में सेटलमेंट हुई, लास्ट में सेटलमेंट टूट गई। कमाल सेटलमेंट है। हाँ, तो इनके बीच में सेटलमेंट हुई, पहले ये सेटलमेंट हो गई, ओके, कि मैकमोहन लाइन बन जाएगी। उसमें लाइन को डिफाइन कर दिया गया, उसमें लाइन को ऐसे डिफाइन किया गया, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, कि तिब्बत के दो पार्ट्स होंगे। अच्छा, एक होगा आउटर तिब्बत और एक होगा इनर तिब्बत। ओके, जो आउटर तिब्बत होगा उस पर चाइना की गवर्नमेंट चलेगी, इनर तिब्बत पर जो तिब्बतन गवर्नमेंट की चलेगी। तो सारे डिवीजन हो गए, सब खुश हो गए। बीच में एक चामडो रिवर है, ओके, एक चामडो रिवर है, सब डिवाइड हो गया, सब फैसला हो गया। इवानचन लास्ट में उठ गए, इवानचन मतलब चाइना वाला, बोला मैं नहीं साइन करता। ये कमाल हो गया। तो एक सो कॉल्ड ट्राइलैटरल डिसीजन होना था, बायलैटरल होके खत्म हो गया। फाइनली मैकमोहन लाइन मैप पे बन गई, मैकमोहन लाइन मैप पे बन गई। ज्यादा इसको कभी भी पब्लिसिटी मिली नहीं, फॉर सम फनी रीजन। मैकमोहन को भी उठाकर बाहर भेज दिया गया, वापस लंदन भेज दिया,
किसी ने इस लाइन के बारे में कोई बहस ही नहीं की कर, अरे बाबा बहस कौन करेगा, इतना सब काम चल रहा है, वैसे ही चल रहा है। यहां तक सिचुएशन ऐसे कैसे, लेट अस अंडरस्टैंड अब क्या होगा। अब हो गए हम लोग आजाद 1947, ओके, और 1950 में, ओके, 19 अभी तो हम आजाद ही हुए थे, राइट, कि चाइना ने वो करके दिखा दिया जो किसी ने सोचा नहीं था। चाइना ने बैटल ऑफ चामडो, अचानक उनकी आर्मी तिब्बत, वो जो आउटर इनर तिब्बत का डिवीजन था, उसको क्रॉस कर गई, चामडो रिवर क्रॉस कर गई और ले गई तिब्बत को, तिब्बत ऑक्युपाइड। ओहो, अब भैया तिब्बत ऑक्युपाइड, अब क्या होता है, खत्म हो गई कहानी। ऐसा थोड़ा ना होता है, आप जाओ लड़ो। ना ना, इंडिया इंडिया को तो चाइना ने बोला देखो, गलती से हमारे अंदरूनी मामलों में दखल अंदाजी करना मत। इंडिया ने कुछ किया ही नहीं। इंडिया ने बोला कि मामला और ना खराब हो जाए, पता नहीं हम छेड़छाड़ में सब बर्बाद हो जाए, और हम इतने स्ट्रांग है भी नहीं, और इंडिया ने उसको जाने नहीं दिया। ऊपर से हमने चाइना को, अच्छा बाय द वे तुम्हारा तिब्बत तो गया, हाँ तिब्बत तो गया, लेकिन तिब्बत को भी चाइना ने धोखे में रखा। टिबेटन्स को चाइनीज ने बोला तुम क्यों घबराते हो, तुम अपना कल्चर कंटिन्यू करो, रिलीजन कंटिन्यू करो, मैं कुछ मना थोड़ा ना कर रहा हूँ, तुम आराम से रहो। टिबेटन्स बेचारे भोले भाले लोग होते, टिबेटन्स ने भी मान लिया, बोला शायद कुछ होगा, अच्छे लोग होंगे, तो टिबेटन्स कंटिन्यू किए। इंडिया ने ऑन द अदर हैंड इनको, चाइनाज को बुलाया, जाओ एन लाई, इनका जो प्रीमियर था उनको इनवाइट किया नेहरू जी ने, और बोला कि पंचशील एग्रीमेंट साइन करते हैं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस, पीसफुल को एग्जिस्टेंस को हम लोग अप्रूव करते हैं, इसको बोला गया पीसफुल को एग्जिस्टेंस, ओके। सो म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाइनीज के मन में आ रहा था क्या, ये लोग तो हमको पकड़ ही नहीं पा रहे, ये लोग कुछ और ही दुनिया में है यार, इनको लगता है हम लोग पीसफुल को एग्जिस्टेंस वाले हैं। ये भूल गए कि हम लोग तो माओ वाले हैं। चाइना को तो विश्वास ही नहीं हुआ, तो ये बोले हम तो एक्सपेंशन के प्लान पे, ये क्या पीसफुल को एग्जिस्टेंस बात कर रहे हैं। तो नेहरू जी, पर नेहरू जी आइडियलिस्ट थे, नेहरू जी बोले ना, ओके, मुझे नहीं लगता चाइना कुछ गलत करेगा, इसलिए वर्ड आया हिंदी चीनी भाई भाई, तुमने सुना ही होगा, ये वर्ड बड़ा फेमस हो गया था। जाओ एन लाया आया, मजा आ गया, मतलब ऐसा हो गया कि क्या बात कर रहे हो यार, दोनों एशियन जायंट्स अब हमेशा के लिए गले मिलेंगे, हिंदी चीनी भाई भाई होगा, ओके, एंड सो ऑन एंड सो फॉर। नो प्रॉब्लम, ये गोल्डन पीरियड ज़्यादा टाइम चलना नहीं था, ये मोहब्बत की दुनिया बड़े आइडियलिज्म पे बेस्ड थी, ये प्रेगमेटिक नहीं थी, ये रियलिस्ट थी नहीं, ये यथार्थवादी थे नहीं, ये नेहरू जी का कॉन्सेप्ट था, ओके। आई एम श्योर कि ये बिल्कुल रियलिस्ट कैलकुलेशन पे बेस्ड नहीं था। इंडिया ने कुछ नहीं किया, ना तिब्बत की मदद, अरे तिब्बत की मदद तो छोड़ो, हमने पंचशील एग्रीमेंट के साथ साथ तिब्बत को रिकॉग्नाइज भी कर दिया कि वो चाइना का पार्ट है। ऐसा थोड़ा ना करना चाहिए, अब तुम जो मर्जी बोल लो, ओके, लेकिन ऐसा ही हुआ, ओके। तो चाइना तो बड़ा खुश हो गया, चाइना को लगा ठीक है, चाइना मिलिट्री मिलिट्री प्रिपरेशन करता रहा। एक दिन हमें फोन आया, ओके, वहां के लोगों से, लद्दाख के लोगों से, कि एक पूरा का पूरा हाईवे बन चुका है। हाईवे बन गया, हाँ, काशगर से लेकर लासा तक एक पूरा हाईवे बन चुका है, जो कि हमारे रीजन यानी कि अक्साई चिन रीजन से गुजर रहा है। अक्साई चिन रीजन से हाईवे गुजर रहा है, हाँ हाँ, सिनकियांग लासा तिब्बत का एक पूरा मोटरेबल रोड बना दी चाइना ने, और हम रोड बन गए, आपको पता ही नहीं चला। भैया नहीं पता चला, नहीं पता चला, हम आइडियलिज्म में रह रहे थे। अच्छा, तो ये पूरा का पूरा रोड बन गया, हमें पता ही नहीं चला। फिर फिर हमने चाइना को बोला, मैंने कहा तुम लोगों ने कैसे रोड बना दी है। तो चाइना ने बोला कैसे रोड बना दी, मतलब कि अक्सर चीन रीजन हमारा, तो तुम्हारा कैसे, बोला हम तो मानते हैं मैककार्टनी मैकडोनल्ड रोड, और हमने बोला हमारे हिसाब से तो ये रोड ही गलत है, तो तुम्हारी लाइन ही गलत है, हम तो मानते हैं जॉनसन आर्डैग लाइन को। तो बोला ना, तुम्हारी लाइन गलत है, हमारी लाइन ठीक है। हम बोले ना ना, हमारी लाइन ठीक है, तुम्हारी लाइन गलत है, ओके। लेकिन इंडिया ने बच्चों वाली बातें क्या कर दी थी, इंडिया ने कोई मिलिट्री प्रिपरेशन नहीं की,
कोई रोड नहीं बनी। ओके, और चाइना ने ऐसे ऐसे रोड्स बना दी थी कि उनके जो हैवी वेट मशीनरी ऊपर जा रही है, मिलिट्री के सारे जो भी सामान, साजो सामान सब ऊपर पहुंच गए। और वो बीच में और बहुत सारे ट्रेजिक चीजें, लेकिन फाइनली चाइना जब वो ज़्यादा बढ़ गया तो चाइना ने वो जो पुराना वादा तिब्बत को किया होता ना, वो भी तोड़ दिया। तिब्बत में प्रैक्टिकल जेनोसाइड स्टार्ट हो गया, और को दलाई लामा को वहां से एस्केप करना पड़ा। दलाई लामा पहले तेजपुर एरिया में आए, असम, फिर तवांग, असम, और फिर इंडिया ने उनको शरणार्थी यानी कि रेफ्यूज दिया। शरणार्थ रेफ्यूज दिया। चाइना भड़क गया। चाइना बोला, ओ तुमने रिफ्यूज दिया, बोला मतलब तुमने पंचशील एग्रीमेंट तोड़ दिया। तुमने बोला था म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी ऑफ ईच अदर, म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस इन ईच अदर्स मैटर। यार ये सही है यार। ओके, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, बट ऐसे ही था। चाइना ने इसी मौके का फायदा उठाया, बट नेहरू जी ने थैंकफुली दलाई लामा का साथ नहीं छोड़ा। 1962 में चाइना ने अचानक अटैक कर दिया। डुअल अटैक हो गया, ईस्टर्न एज वेल एज वेस्टर्न सेक्टर पे। ओके, डुअल अटैक हो गया, और इतना खतरनाक अटैक हुआ। लेकिन इसकी ट्रेजेडी अलग, इसको हिमालयन ब्लंडर बोलते हैं। ब्रिगेडियर जेपी दलवी की एक बुक है हिमालयन ब्लंडर, उसको भी पढ़ लेना, तब तुम्हें समझ में आएगा कि इंडियन आर्मी इतनी ब्रेव आर्मी थी, बट इंडियन आर्मी रेडी ही नहीं थी। वी वर नॉट रेडी। हमारे पास रोड्स नहीं थी, हमारे पास वेपन्स नहीं थे, हमारे पास स्नो बूट्स नहीं थे, हम ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड के लिए रेडी नहीं थे, और इन लोगों ने अटैक कर दिया। हम लोग, हमारा पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट उस टाइम अपने ही दुनिया में जी रहा था, और वही हुआ जिसका डर था। पूरा का पूरा अक्साई चिन रीजन ले लिया गया। थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एरियाज, जो अरुणाचल प्रदेश, तब नेफा बोलते थे उसको, वो ले लिया गया। और इंडिया फेस द ह्यूमिलिएटिंग मिलिट्री डिफीट एट द हैंड्स ऑफ चाइना। अगर इंडियन आर्मी को मिलिट्री बूट्स, इंडियन आर्मी को रसद, अम्यूनिशन, लॉजिस्टिक टाइम पे मिल जाता, तो चाइना को पकड़ पकड़ के ठीक करते, लेकिन नहीं कर पाए ना। राइट, ये होती है जब तुम्हें इंटरनेशनल रिलेशन नहीं समझ में आता। सो ये थी कहानी, जो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक समझाने में टाइम लग गया। तो ऐसा पढ़ना पड़ता है। तो एक बार पढ़ता है, इंडिया एंड चाइना वर ग्रेट पावर्स इन एशिया बिफोर एडवेंट ऑफ वेस्टर्न इंपीरियलिज्म. China had considerable influence, work on periphery of borders based on its unique tributary system. At different times in China's long history of dynasty rule, Mongolia, Korea, and Tibet accepted China's authority. Various kingdoms and have also extended their influence beyond their borders. In both cases, this influence was political, economic, and cultural, जो मैंने तुम्हें बताया. Okay. लेकिन हमारे दोनों के बीच में कभी लड़ाई नहीं हुई. Thus, there was limited political and cultural interest. The result was neither country was very familiar. In the 20th century, when both nations confronted each other, they had some difficulty evolving a foreign policy to deal with each other. So, हम लोग हिंदी चीनी भाई भाई, ओके, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वाले थे. ये लोग एक्सपेंशन कर रहे थे, और ये सारा इंपॉर्टेंट इशू था, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चिन रीजन ऑफ लद्दाख, जो मैंने तुम्हें बताया. तो मैंने मैकमोहन लाइन की कहानी भी बता दी, तुम्हें बाकी लाइन्स की भी कहानी सुना दी. राइट, फिर धीरे धीरे फिर ये जो वर्स्ट हुआ 1962, ओके, और डिप्लोमेटिक रिलेशंस, राइट, बहुत बुरी तरह से इनके डाउनफॉल हो गए. उसके बाद से आज तक हमारे बीच में बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स जारी है. सो द सिचुएशन हेयर इज कि इन बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स के रहते हमको इनको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो गया. चाहे वो राजीव गांधी साहब गए थे 1988, उनको डेंग जाओपिंग मिले, ओके, और एग्रीमेंट ये साइन किया गया कि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करेंगे, राइट. लेकिन ये ऐसे सेटल थोड़ा हो जाता है. देर आर मल्टीपल इशूज. पाकिस्तान इज एन इशू, यस. इंडियाज न्यूक्लियर टेस्ट इन 1998 हुए थे, ओके, तो यूएसए ने हम लोगों पर सैंक्शन लगा दिए. चाइना पहले खुशी खुशी खड़ा हो गया, ओके, कि अच्छा हाँ वेरी गुड, राइट. ये सबको मालूम था कि चाइना इज सपोर्टिंग पाकिस्तान इन इट्स ओन न्यूक्लियर प्रिपरेशन. उसी तरह से इवन टुडे, okay, Pakistan is supplying China with all kinds of weapons, which obviously Pakistan is accumulating to be utilized against India. पाकिस्तान को China 100% knows that China
that Pakistan is the one who's utilizing its own land for cross-border terrorism. Then what is Pakistan, China doing about it? Nothing. They're supporting them. Apart from that, the continuous blockade that China is doing to prevent India from getting a permanent seat in the United Nations Security Council, all of these things, trade deficits, tech deficits, the Indian Ocean region, South China Sea, there are multiple issues which India and China need to look at it. This brings us to the last, but वो वाला जिसको सबसे मतलब ये कंट्री है जिसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। इसको समझना भी एक कमाल ही है। तुमने जितने बड़े बड़े ब्रांड्स सुने, सोनी, पैनासोनिक, कैनन, सुजुकी, होंडा, टोयोटा, माज्दा एक्सेट्रा, ये ना कंपनीज नहीं है। हमारे इस जमाने में जिसको हम पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू बोलते हैं, अगर टेक्नोलॉजिकल किसी कंट्री ने एडवांसमेंट की है तो वो सिर्फ जापान को इग्नोर किए बिना माने ही नहीं जा सकता। और ये कंपनीज ऐसी नहीं है जिन कंपनीज को तुम ये बात बोल दो कि यार कंपनी तो क्या हुआ, दे आर लेजर शार्प टेक्नोलॉजीज, हाई ऑन क्वालिटी, लो ऑन कॉस्ट, स्टिल वेरी ड्यूरेबल एंड सो ऑन सो फोर्थ। 10th मोस्ट पॉपुलस नेशन है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अब सेकंड थर्ड ऊपर नीचे होती रहती होगी, ओनली एशियन मेंबर ऑफ G8 है। ओके, डिस्पाइट द फैक्ट कि अपने पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है और रॉ मटेरियल्स नहीं। न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा नागासाकी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था जापान को, वर्ल्ड वॉर 2 में कोलैप्स हो गया, लेकिन आज भी यूनाइटेड नेशंस को सेकंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। ओके, दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इन लोगों के खुद के जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन में कि दे विल नॉट यूटिलाइज देयर आर्मी फॉर एन ओवरसीज कॉन्फ्लिक्ट इन एक्सपेंशनिस्ट प्रोग्राम। ये इतनी जबरदस्त आर्मी एयरफोर्स मेंटेन करते हैं, हाई ऑन टेक्नोलॉजी, और इंडिया के अमंग्स द बेस्ट फ्रेंडली कंट्री। तो बड़ा दुख की बात है कि अभी शिंजो एबे की मृत्यु हो गई। ओके, अदरवाइज यू नो, और अदरवाइज ऑल्सो ओके, द जापानीज हैव ऑलवेज बीन वेरी फ्रेंडली टू इंडिया। तो क्या इंडिया के लिए जापान बिकम्स दैट सेकेंड फ्रेंड जिसका हमें इंतजार है? कैन इट बी जापान? हु नोस। सो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपको पूछना पड़े, कहेंगे कि इज इट जापान? वन, इज इट यूरोपियन यूनियन? टू, इज इट आसियान? थ्री, और इज इट बेटर रिलेशनशिप्स विद चाइना? ऐसे पढ़ते हैं सब्जेक्ट को। सो आई थिंक मैंने यहाँ पे जो समझाना था वो समझा दिया है, एंड वी हैव टेकन दिस एंटायर समरी टू अ ब्यूटिफुल कंक्लूजन। मुझे उम्मीद है तुम्हें मज़ा आया होगा, मुझे तुम्हें पढ़ाने में स्पेशली बहुत मज़ा आया। अब तुम समझ ही सकते हो कि यूट्यूब पर मैं एक लिमिटेड पॉइंट तक पढ़ा सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास जो स्कोप ऑफ टीचिंग है, जो मेरे पास मटेरियल है, जो मैंने रिसर्च से लाया है, जो मैंने सोचा है कि तुम्हारे लिए एग्जाम सेंटर प्रिपरेशन करवा सकता है, वो एक अलग ही लेवल का है। ऐसे, और ना सिर्फ मेरे ही सब्जेक्ट के, आई एम श्योर फॉर ऑल अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो, हमारे पास एक मौका है आप लोगों को मदद करने का, एंड दैट मदद इज थ्रू दिस कोर्स विच इज कॉल्ड एज आरंभ। आरंभ उस कोर्स का नाम है जो कि एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है फॉर यूपीएससी सीएससी 2024। 2024 का टारगेट है, अभी चल रहा है नवंबर ऑफ 2024, राइट, प्रैक्टिकली गिविंग अस अब 18 month मार्जिन टू बी एबल टू हेल्प यू टू क्रैक दिस एग्जाम। इतना टाइम चाहिए भी होता है इन अ वे टू हेल्प यू रीच अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ एक्सपर्टीज जो कि इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए चाहिए। अब तुम इंतजार करते रहो ना जी, एक दिन कुछ भगवान ने ऐसा कुछ ऊपर से जादू की छड़ी फेंक दी, भगवान मौका देता है, राइट। गिव योरसेल्फ अ रियलिस्टिक चांस ऑफ क्रैकिंग दिस एग्जाम। इन द वर्ड्स ऑफ अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद, एंड प्लीज रिमेंबर द कोड सेट लाइव। जब भी तुम ज्वाइन करो प्लस क्लासेस में या आइकॉनिक क्लासेस में या ऑप्शन सब्सक्रिप्शन में, प्लीज यूज द कोड सेट लाइव। जहां रेफरल कोड लिखा होगा, यू विल गेट एन इमीडिएट ह्यूज डिस्काउंट।
ये 24 नवंबर को स्टार्ट हुआ है, 1-2 क्लासेस हुआ है, और एक बार पूछो उन सब स्टूडेंट से जो लोगों ने अटेंड किया है कि कितना जबरदस्त फर्क पड़ता है अगर तुम ढंग से पढ़ो. You are a wise gang of students. Take a wise decision. In the words of an academy, let's crack it. Until next time, God bless. Thank you and Jai Hind.